अस्सलाम वालेकुम। चलिए जी हम आगाज़ करते हैं अपने वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर का, जो मेरे ख़्याल से हमारे पूरे सिलेबस का वन ऑफ द मोस्ट टेक्निकल चैप्टर है। दैट इज़ असेसमेंट एंड रिकॉर्ड्स। इसको हमें डिस्कस करना है कि भाई असेसमेंट्स क्या होती हैं और टैक्स के रिकॉर्ड हमने किस तरह से मेंटेन करने हैं, उसके बारे में हमने अब क्या करनी है, सारी यहाँ प्रैक्टिस करनी है, सारा उसको देखना है। थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपका और इजी चैप्टर है। इसमें से कुछ रूल्स हैं, वो समझने हैं। एट द एंड आपके साथ मास्टर शीट समरी शेयर होगी, वो करनी है। दैट इज़ इनफ फॉर यू। चैप्टर बोरिंग है और थोड़ा सा बड़ा भी है थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से, लेकिन बिलीव मी दिस इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट चैप्टर यू हैव इन योर सिलेबस, अगर आप इसको समझ के करते हैं। अब इसके 2 पार्ट्स हैं, एक है असेसमेंट वाला पार्ट और दूसरा है आपका रिकॉर्ड्स वाला पार्ट। जो रिकॉर्ड्स वाला पार्ट है, ये याद रखिएगा कि आप जो यहाँ पे रिकॉर्ड्स याद कर लेंगे, ऑलमोस्ट वही रिकॉर्ड्स जो हैं आप ये कहाँ जाएँगे, सेल्स टैक्स में भी जा रहे होंगे। तो सेल्स टैक्स के लिए हो गया और यहाँ के लिए हो गया। यू कैन से दैट कि कॉमन चैप्टर जो है वो आपका साबित होगा बोथ एस्पेक्ट्स के लिए, बोथ एरियाज़ के लिए रिकॉर्ड्स का। रिकॉर्ड्स वैसे है भी बड़े आसान कि हमें कौन-कौन से रिकॉर्ड्स जो हैं वो मेंटेन करने हैं, किस तरह के रिकॉर्ड जो है वो हमें मेंटेन करने हैं, उससे हम क्या कर रहे होंगे, हम यहाँ पर देख रहे होंगे, सीख रहे होंगे। अब सवाल ये है कि असेसमेंट किसे कहते हैं, वो हमने यहाँ पर देखना है। देखिए, असेसमेंट का मतलब है चेक। क्या? किसी भी चीज़ को चेक करना, दैट इज़ जाँच पड़ताल। जाँच पड़ताल करना। मेरी उर्दू भी ऐसी है, जैसे ये अटेम्प्ट का रिज़ल्ट आता है ना, माशाल्लाह से। शर्म नहीं आ रही मुझे वैसे। एनीवेज़, तो असेसमेंट का मतलब होता है जाँच पड़ताल। जैसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, आप जाते हैं, आप अपनी हर टाइम में फ़ीस सबमिट करते हैं, तो फ़ीस सबमिट करते हुए आप वाईकैब का जो फॉर्म है, जैसे ही आप फॉर्म सबमिट करते हैं, फॉर्म के ऊपर जो भी आपने अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो जमा करवाई होती हैं, जैसे ही आप बटन क्लिक करते हैं फॉर्म सबमिट होती हैं। सो इट इज़ एज्यूम्ड कि वो जो आपने तफसीलात, नाम, पता, एड्रेस, एग्ज़ाम सब कुछ जमा करवाए हैं, वो आई कैप ने क्या कर लिया, उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लिया और आपकी असेसमेंट कर लिया कि हाँ यार ये ठीक है। आप पेपर दे के आते हैं, आप पेपर दे के आते हैं, अपना सवाल जो है वो सबमिट करते हैं, आपका पेपर चेक होके मिलते हैं, तो वो आपकी असेसमेंट होके मिल रही होती है। तो असेसमेंट क्या है? अब देखें, एक मैं यहाँ पे बैठा हूँ और मेरे पास पोर्टल है, मैंने पोर्टल से जाके अपने रिटर्न्स जो है वो जमा कराए, अपने रिकॉर्ड्स जो है वो सबमिट कराए। अब बैक एंड पे बैठा हुआ डिपार्टमेंट, बैक एंड पे कौन बैठा हुआ है? एफबीआर बैठा हुआ है। तो जो बैक एंड पे एफबीआर बैठा हुआ है, बैक एंड पे जो डिपार्टमेंट बैठा हुआ है, अब वो मेरे उन रिकॉर्ड्स, जो इन्फॉर्मेशन, जो इनकम डिक्लेयर की है, जो टैक्स डिक्लेयर किया है, उसकी जाँच पड़ताल करेगा कि हाँ यार ठीक है कि नहीं ठीक, कि इसमें कमी है, ज़्यादती है, इसके पास तो वो पैसे आए थे, इसने उस पैसों का रिकॉर्ड जमा कराया कि नहीं कराया, ये भाई साहब जो हैं पिछले 1 साल में 3 टूर करके आए हैं, मलेशिया के, दुबई के टूर करके आए हैं, इसने वो हमें उसकी डिटेल्स गिवन नहीं की हुई। तो वो सारी जाँच पड़ताल करने का अमल जो है, जो बैकएंड के ऊपर होगा, उसको हम क्या कहेंगे? असेसमेंट जो है वो कह रहे होते हैं। अब इसको हम देखते हैं कि असेसमेंट क्या है, कैसे है, किस तरह से लेके चलते हैं। अब चूँकि थ्योरेटिकल चैप्टर है, क्या हर चीज़ याद करनी है? द आंसर इज़ नो। हर चीज़ हमें याद करने की कतई ज़रूरत नहीं है। थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से भी देखेंगे क्या है और किस तरह से हम इसको लेके चलते हैं, वो हम यहाँ पर डिस्कस आउट कर रहे होंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि असेसमेंट किसे कहते हैं। अगर हम असेसमेंट की बात करें तो असेसमेंट का मतलब होगा, असेसमेंट हो गया या क्या कहते हैं, नॉर्मल असेसमेंट हो गई, प्रोविजनल असेसमेंट हो गई, री असेसमेंट वगैरह हो गई। ये सारी क्या कहलाती है? ये हमारी असेसमेंट कंसिडर हो रही होती है कि जो हमने टैक्स ईयर में रिटर्न जमा करवाई, जो डिपार्टमेंट ने हमारी असेसमेंट कर ली, री असेसमेंट वगैरह कर ली, वो हमारी क्या कहलाती है? हमारी वो असेसमेंट कंसिडर हो रही होती है। तो सवाल ये है कि नॉर्मल असेसमेंट क्या होती है? व्हाट इज़ नॉर्मल असेसमेंट? अगर उसको हमने क्या करना है, यहाँ पर डिस्कस आउट करना है कि व्हाट इज़ नॉर्मल असेसमेंट। नॉर्मल असेसमेंट क्या होती है, उसको हम यहाँ पे क्या करेंगे? डिस्कस आउट करेंगे। नॉर्मल असेसमेंट का मतलब है कि जब ये हम बात करते हैं कि ये जी हमारी नॉर्मल असेसमेंट हो गई है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट नॉर्मल असेसमेंट? कि जो आपने अपनी ओरिजिनल रिटर्न जमा करवाई है, जो आपने अपनी ओरिजिनल रिटर्न जमा करवाई है, उसको हम क्या कंसिडर करेंगे
कि ये आपकी क्या हो गई है, असेसमेंट हो गई है। जो आपने अपनी ओरिजिनल रिटर्न जमा करवाई है उसे हम क्या कंसिडर करेंगे, ये आपकी असेसमेंट हो गई है। भाई होता क्या है कि आपने पोर्टल पर लॉगिन किया, आपने अपनी रिटर्न जो है वो सबमिट की, आपने उस रिटर्न के ऊपर अपना नाम, अपना जो भी इनकम है, जो भी टैक्स है, वो जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने डिक्लेयर किए। जैसे ही आप सबमिट का बटन क्लिक करेंगे, जैसे ही आप अपना सबमिट का बटन जो है वो क्लिक करेंगे, एफबीआर जो है वो क्या करेगा, वो एक्सेप्ट कर लेगा कि हाँ यार ये ठीक है। ये क्या है, ये ठीक है कि हाँ इसने जो जो हमें बात बताई है हम उसको मानते हैं, हम उस पर बिलीव करते हैं कि तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं वो इसमें सही हैं, इसने इनकम सही बताई है, वेल्थ स्टेटमेंट अभी उन्होंने आपने जमा कराई, उसने एक्सेप्ट कर ली। तो ये क्या कहलाएगी, आपकी नॉर्मल असेसमेंट कहला रही होगी। सेम एज आई कैप फॉर्म, सेम एज आई कैप फॉर्म जो है आप जमा करवाते हैं। अब जैसे ही आई कैप का फॉर्म जो है उस पर सबमिट का बटन क्लिक करते हैं, आई कैप क्या करता है, आपकी सारी डिटेल्स जो है वो मान लेते हैं। बाद में आपको तो याद, अच्छा यार वो सेंटर मैंने चेंज करना था, यार मैंने पेपर चेंज करना है, यार नहीं ये पेपर ड्रॉप करना है, एग्ज़ाम का मोड चेंज करना है, या रिमोट प्रॉक्टरिंग में जाना है, इस क्वेश्चन के अंदर वो बाद में आई कैप डिस्कस कर रहा होता है। बट इनिशियली जो आपने इनिशियली ही सबमिट की डिटेल्स, वो सारे आई कैप ने डिटेल्स जो है एक्सेप्ट कर ली, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम अपनी नॉर्मल असेसमेंट जो है वो कह रहे होते हैं। अब जो यहाँ पे नॉर्मल असेसमेंट का बात करें ना, तो यहाँ पे एक टर्म लिखी हुई है, दैट इज़ कंप्लीट रिटर्न। रिटर्न कंप्लीट कब होती है उसको हमने यहाँ पे देखना है कि एक रिटर्न कंप्लीट कब होती है। तो रिटर्न कंप्लीट उस वक्त होगी, रिमेंबर, जब वो प्रिस्क्राइब फॉर्म में हो, जो आपका रेलेवेंट फॉर्म है, जो उन्होंने तरीक़ेकार बताया हुआ है उस फॉर्म में हो, उस तरीक़ेकार में हो, ड्यूली साइंड हो, मतलब जो भी ऑथराइज पर्सन है उसने उसको सिग्नेचर वगैरह किए हुए हैं, उसमें जो भी प्रिस्क्राइब इन्फॉर्मेशन थी, जो भी डिटेल्स थी वो क्या की है, वो आपने प्रोवाइड जो है की हैं। आपने अपना एसेट्स की डिटेल, इनकम की डिटेल्स, लाइबिलिटीज़ की डिटेल्स जो हैं वो सारी जमा करवाई हैं, डॉक्यूमेंट्स सारे जमा करवाए, अगर गाड़ी है गाड़ी की डिटेल्स वगैरह आपने सबमिट करवाई हुई हैं, जो बिज़नेस के अकाउंट्स हैं, जो बिज़नेस के डॉक्यूमेंट्स हैं उनके बारे में सारा आपने इन्फॉर्मेशन दी हुई है। आपने उसके साथ वेल्थ स्टेटमेंट हो गई, अगर आपकी फॉरेन स्टेटमेंट वगैरह हो गई, ये सारा कुछ अगर आपने सारा कुछ जमा करवाया है, इफ़ एवरीथिंग इज़ कम्प्लीटेड, ये सारा कुछ मौजूद है, ये सारा कुछ अवेलेबल है, देन हम इसको क्या मानते हैं, तब हम इसे कहते हैं कि भाईजान ठीक है, आपकी रिटर्न जो है वो क्या है, कंप्लीट है। हम क्या इसे मानते हैं, एट दैट टाइम हम इसे कहते हैं कि आपकी रिटर्न जो है वो क्या है, कंप्लीट है। हम कंप्लीट रिटर्न इसे क्या कर रहे होते हैं, कंसिडर कर रहे होते हैं। अगर कोई भी डेफिशिएंसी आ जाए रिटर्न में, मतलब कोई इन्फॉर्मेशन आपने सबमिट नहीं की, आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट अटैच नहीं की, कोई एसेट का डॉक्यूमेंट जो है वो अटैच नहीं कर पाए, या कोई भी डेफिशिएंसी आ गई, कोई भी डेफिशिएंसी आ गई, तो रिमेंबर कमिश्नर जो है वो आपको नोटिस इशू करेगा विद इन 180 डेज़। विद इन 180 डेज़ जो है वो कमिश्नर ने क्या करना है, आपको नोटिस इशू करना है। क्या करना है उसने, विद इन 180 डेज़ आपको नोटिस जो है वो इशू करना है। अब ना इसको ज़रा समझिएगा कि ये विद इन 180 डेज़ हैं कौन से, या ये विद इन 180 डेज़ जो हैं वो हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, या क्या उसका तरीक़ेकार होगा, उसको ज़रा समझिएगा। जब हम बात करते हैं ना विद इन 180 डेज़ का, तो ये देखिएगा आपका ईयर शुरू हुआ यकम जुलाई 2024 पे, ख़त्म हुआ आपका ईयर जाके 30 जून 2025। सर ये है आपका टैक्स ईयर 25। ये क्या है आपका टैक्स ईयर 25 कंसिडर हो रहा है, ये जिसने हमें यहाँ पे क्या किया है, गिवन किया है। अब वो कहता है कि इस टैक्स ईयर की जब हम रिटर्न जमा करवाएंगे तो उसकी ड्यू डेट जो है वो 30 सितंबर है, मतलब अगला टैक्स ईयर शुरू हो गया यकम जुलाई 25 पे, ख़त्म होगा जाके 30 जून 26 पे। यहाँ पे ड्यू डेट है हमारे पास, दैट इज़ 30 सितंबर। हम इस साल की रिटर्न इस ड्यू डेट तक जमा करवाएंगे। अब जिस साल रिटर्न जमा हुई है वो है हमारा ये वाला ईयर। इस ईयर एंड के बाद
विद इन 180 डेज, इस ईयर एंड के बाद विद इन 180 डेज, इस ईयर एंड के बाद विद इन 180 डेज क्या होगा, कमिश्नर जो है वो आपको नोटिस इशू कर सकता है जिस पे ड्यू डेट वगैरह मेंशन होगी कि यार अपनी ये आपकी रिटर्न जो है वो कंप्लीट नहीं है, हमें ये अकाउंट्स या डॉक्यूमेंट्स या इंफॉर्मेशन वगैरह जो है वो प्रोवाइड कर दी जाए। अगर आप उसके नोटिस की कंप्लाइंस कर दोगे, उसको सारे डॉक्यूमेंट्स जो उसने रिक्वायर किए हैं अगर आप उसको वो दे दोगे, अगर आप उसको वो प्रोवाइड कर दोगे, ठीक है, हम उसे क्या मानेंगे कि आपकी रिटर्न जो है वो क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है। लेकिन अगर आप उस नोटिस की कंप्लाइंस नहीं करते, उसको तमाम रेलेवेंट डॉक्यूमेंट जो उसने बताए थे वो नहीं देते या नोटिस का जवाब ही नहीं देते, तो फिर वो क्या कहलाएगी, आपकी इन वैलिड रिटर्न जो है वो कहला रही होगी। क्या कहलाएगी फिर आपकी, वो इन वैलिड रिटर्न कहलाएगी। जब आप बुक में पढ़ेंगे तो याद रखिएगा लाइन ये लिखी होगी, जो लाइक बुक में लाइन लिखी होगी 180 days फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच रिटर्न इज सबमिटेड। तो जिस साल आपने रिटर्न सबमिट की उस साल के बाद 180 दिन के अंदर अंदर आपने क्या करनी है, तमाम इंफॉर्मेशंस जो हैं वो कंप्लीट करनी है जो आपको कमिश्नर ने इशू की होंगी, बताई होंगी, वो तमाम डॉक्यूमेंट्स आपने क्या करने हैं, जमा करवाने होंगे। इज इट क्लियर? चलिए जी आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारा सेक्शन नंबर 120 सब सेक्शन 2A है जो हमें बताता है कि जो हमने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट की है उसमें अगर हमें कोई एडजस्टमेंट्स वगैरह करनी हो तो उसका प्रोसेस क्या है वो देखना है। तो बेसिकली यहाँ पे सिस्टम जो है वो आपके अब गी हुई इंफॉर्मेशन को ऑटोमेटिकली क्या करेगा, प्रोसेस करेगा और उसमें से क्या करेगा, वो कुछ एरर्स वगैरह जो है वो देखेगा। मतलब आप जैसे ही आपने अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो सबमिट की, सबमिट करने के बाद वो क्या करेगा, वो एरर्स वगैरह जो है वो आइडेंटिफाई करेगा। एआई बेस्ड सिस्टम होगा और वो क्या करेगा, वो एरर्स जो है वो आइडेंटिफाई करेगा। अब वो एरर्स कौन कौन से हो सकते हैं, वो एरर्स हो सकते हैं आपकी अरिथमेटिकल फिगर्स, जो आपके मैथमेटिकल एरर्स हैं वो इसमें मौजूद हो सकते हैं कि हाँ यार ये कैलकुलेशंस के एरर्स जो हैं वो हो गए हैं, जमा तकसीम के एरर्स जो हैं वो बीच में आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं, तो वो आपको अरिथमेटिक एरर्स जो हैं उसके बारे में रिपोर्ट करेगा। या अगर आपने कोई इनकरेक्ट क्लेम किया है, अगर आपने कोई इनकरेक्ट क्लेम किया है, कोई इनकरेक्ट रिफंड लिया है जिसकी अपेरेंट इन्फॉर्मेशन रिटर्न में अवेलेबल नहीं है, उसके बारे में जो है वो क्या कर रहा होगा, वो बता रहा होगा। अगर कोई अलाउंस था जो आपने क्लेम किया उसको वो नहीं होना चाहिए था, तो अबाउट दैट पर्टिकुलर अलाउंस का जो डिसअलाउ करना होगा वो आपको यहाँ पे बता रहा होगा। कोई टैक्स क्रेडिट जो है वो डिसअलाउ होना होगा, वो क्या करना होगा वो आपको यहाँ पर बता रहा होगा। उसके अलावा कोई लॉस जो है वो कैरी फॉरवर्ड जो है वो हो रहे होंगे, उनके बारे में सारा कुछ जो है वो इसने क्या करना है, वो उसने यहाँ पर बताना है। तो ये ऑटोमेटेड प्रोसेस है सिस्टम का जिसके ज़रिए से आपने रिटर्न सबमिट करी, जैसे सबमिट करेंगे रिटर्न तो आपका सिस्टम जो है इस प्रोसेस को क्या कर देगा, वो जनरेट कर देगा कि हाँ ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना है, कोई इसमें कोई फॉल्स टैक्स रिबेट वगैरह जो है वो क्लेम तो नहीं हुआ। अगर कोई फॉल्स टैक्स रिबेट वगैरह क्लेम हुआ होगा, कोई मैथमेटिकल एरर वगैरह होगा, तो वो क्या करेगा, वो उसने फिर उसको आइडेंटिफाई करना है और उसका फिर सिस्टम जो है वो क्या करेगा, वो जनरेट कर रहा होगा। तो अगर कोई भी इस तरह का एरर वगैरह जनरेट होगा, कोई भी एरर आइडेंटिफाई होगा, तो सिस्टम जो है वो क्या करेगा, वो इसका नोटिस जनरेट करेगा। क्या करेगा, सिस्टम जो है वो नोटिस जनरेट करेगा कि यार हमने इसको चेक किया है कि आपका ये फ़लाना एरर जो है वो आ रहा है। जी सर आपने ये डोनेशन का रिबेट क्लेम किया है लेकिन कहाँ पे डोनेशन किया, रिकॉर्ड्स जमा नहीं करवाया। ये ज़कात क्लेम की है, ज़कात कहाँ पे डिडक्ट हुई है, उसका हमें रिकॉर्ड जमा नहीं कराया। तो सिस्टम आपको नोटिस भेजेगा, सिस्टम नोटिस भेजेगा तब ही आप क्या करेंगे,
आप इसको रिस्पॉन्ड करेंगे। अगर सिस्टम ने नोटिस नहीं भेजा फिर तो हमें रिस्पॉन्ड करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्या? हमें इसकी रिस्पॉन्ड करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो नोटिस आया, अब जब नोटिस आएगा तो इस नोटिस के बाद जो है वो क्या होगी, वो हमारी आगे कहानी जो है वो चलेगी। ये नोटिस आएगा, इस नोटिस के बाद जो है वो कहानी जो है हम क्या करेंगे, हम आगे लेकर चलेंगे। अगर नोटिस आया, नोटिस मिलने के बाद अब पॉसिबिलिटीज़ जो है ना कि आप क्या कर देंगे, आप उस नोटिस का रिस्पॉन्ड कर सकते हैं या आप उस नोटिस का रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते। सर अगर आप उस नोटिस का रिस्पॉन्ड कर देते हैं, अब कहा भाई ये एरर है इसको ठीक कर लो, या ये मिस्टेक है, आपने कहा ठीक है यार मैं इसको रिस्पॉन्ड कर देता हूँ, तो जब नोटिस का रिस्पॉन्ड कर दिया तब तो कोई मसला नहीं है, ठीक है जी, उसके मुताबिक ही क्या किया जाएगा, इसको टेकअप कर लिया जाएगा। लेकिन आप अगर इस नॉब को नोटिस मिला और नोटिस का रिस्पॉन्ड नहीं करते, नोटिस के रिस्पॉन्ड का मतलब क्या है कि 30 डेज़ में आपको नोटिस मिला, आप उसका अगर कोई रिस्पॉन्ड नहीं करते, कोई जवाब उसका दाखिल नहीं करवाते, फिर सिस्टम जो है वो खुद ही सारी जो उसको लगेगा वो एडजस्टमेंट्स जो हैं वो आपके ठीक कर लेगा। तो सिस्टम जो है वो ऑटोमेटिकली सारी एडजस्टमेंट्स कर देगा अगर आपने नोटिस का 30 दिन के अंदर रिस्पॉन्ड ना किया। फिर एक और चीज़ याद रखनी है कि रिटर्न जमा करवाने के बाद 6 मंथ्स के अंदर अंदर जो है ये नोटिस भेजना लाजमी है। रिटर्न जमा करवाने के बाद इट इज़ कंपल्सरी टू इशू द नोटिस इन 6 मंथ। अगर 6 मंथ में नोटिस आ गया फिर कहानी ठीक है, अगर 6 महीने में नोटिस ना आया इस तरह के ऑटोमेटिक प्रोसेस का, फिर ये कहानी ही नहीं चलेगी, फिर वो कहानी क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो इन तो ये सारा है आपका ऑटोमेटेड, आपका ऑटोमेटेड जो क्या कहते हैं एडजस्टमेंट, इसको सेल्फ असेसमेंट स्कीम कहते हैं। नोटिफाइड है लेकिन एप्लीकेबल कब होगी अभी तक इसका हमें नहीं पता। किताबों में आ गई हुई है लेकिन प्रैक्टिकल अब इसकी एप्लीकेबिलिटी कब होगी इसका हमें बिल्कुल भी नहीं पता। वी हैव नो अंदाज़ा कि व्हेन इट इज़ गोइंग टू बी प्रैक्टिकली एप्लीकेबल, इसको हमने क्या करना है अभी देखना है, तो वो अपडेट्स आ जाएंगी। और मैथमेटिकल एरर का मतलब क्या होता है, अभी हमने डिस्कस कर लिया था कि मैथमेटिकल एरर हो गया प्लस माइनस का। और इनकरेक्ट क्लेम का मतलब क्या होगा कि फॉर एग्जांपल आपने एक प्रॉपर्टी रेंट आउट की विद इनकम फ्रॉम विद बिल्डिंग, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जानी चाहिए थी, लेकिन आपने इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में लिख दी है, तो ये गलत है। आपको सबलेटिंग के पैसे मिले हैं, आप प्रॉपर्टी में लेके गलत है, तो ये इनकरेक्ट क्लेम्स होंगे। इसका सारा कुछ जो है वो क्या कर रही होगी, लेकर चल रही होगी। तो ये सेल्फ असेसमेंट अभी है नहीं, बाद में हो सकती है, लेकिन इसके बाद भी ऑडिट का प्रोसेस जो है वो चलेगा और ऑडिट का प्रोसेस जो है वो लाजमी पेश रहा होगा। जैसे इसको हम इस एग्जाम्पल से जो है वो समझते हैं, ये एग्जाम्पल रीड करते हैं तो हमें अपनी पूरी कहानी जो है वो क्या हो जाएगी, वो समझ आ जाएगी कि किस तरह से हम इसको लेकर चल रहे होते हैं। तो कहते हैं जी एक सिनेरियो है, मिस्टर अहमद ने अपनी टैक्स रिटर्न जो है फाइल की बट फॉरगॉट टू अटैच क्रूशल डॉक्यूमेंट्स लाइक वेल्थ स्टेटमेंट, एविडेंस ऑफ टैक्स पेमेंट, फॉरेन इनकम स्टेटमेंट, ऐसा स्टेटमेंट में भूल गया। अब उसका ऑटोमेटेड प्रोसेस क्या है या किस तरह होगा। जैसे ही उसने अपनी रिटर्न टाइमली सबमिट कर दी लेकिन बेसिक इनकम डिटेल दी, सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए, तो अभी उसकी चूँकि ये डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है, हम कह देंगे इसकी रिटर्न जो है वो क्या है, वो इनकम्प्लीट है। इसकी रिटर्न क्या है, इनकम्प्लीट जो है वो कंसिडर हो रही होगी। अब कमिश्नर उसको नोटिस इशू करेगा, नोटिस इशू होगा विद इन 180 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच द रिटर्न इज सबमिट। यार ये डॉक्यूमेंट्स जमा कराओ, ये वेल्थ स्टेटमेंट जो है ये सबमिट करवा दो और आपको ड्यू डेट दी जाएगी। मोस्टली ये ड्यू डेट जो होती है 30 दिन की होती है, आपको 30 डेज़ का टाइम मोस्टली दिया जाता है, लेकिन डिपेंड करता है नोटिस टू नोटिस, सर्कमस्टांसेस कितना टाइम आपको दिया जा रहा है। तो आपको बता देगा भाई इसको जमा करवा दो, आप नॉन कंप्लायंस करेंगे रिटर्न आपकी इनवैलिड हो जाएगी, आप कंप्लायंस करेंगे डॉक्यूमेंट जमा करवा देंगे, फिर आपकी रिटर्न जो है वो क्या कंसिडर होगी, वैलिड रिटर्न जो है वो कंसिडर हो रही होगी। जैसे एक और सवाल है ये मेरी मिस सारा फाइल्स आर रिटर्न क्लेमिंग का टैक्स क्रेडिट ऑफ ₹50,000, उसने 50,000 का टैक्स क्रेडिट लिया
फॉर फॉरेन टैक्स पेड ऑन हर इनकम, बट द मैक्सिमम अलाउेबल क्रेडिट जो है वो 30,000 था। एज्यूम करते हैं कि आपको जो मैक्सिमम क्रेडिट मिलना था वो 30,000 का मिलना था, एज पर जो कानून था। इसने इतना क्लेम कर लिया, उसने क्लेम कर लिया 50,000 रुपये का। अब 50,000 क्लेम कर लिया, लेना कितना था? 30,000 था। तब सिस्टम उसको खुद रिव्यू करेगा, ऑटोमेटेड प्रोसेस, जब भी हम पढ़ के आए हैं। जब सिस्टम ने उसका ऑटोमेटेड प्रोसेस रिव्यू किया, उसने डिस्क्रिपेंसी इंडिकेट कर दी कि ये जी आपने इनकरेक्ट क्लेम जो है वो किया हुआ है, तो सिस्टम उसको नोटिस जो है जनरेट करेगा कि ये 20,000 जो है आपको डिसअलाउ करेगा, और उससे 30 दिनों में क्या मिल जाएगी? एक्सप्लेनेशन मांगी जाएगी। अगर वो 30 दिनों में एक्सप्लेन कर देगी तो ठीक है, अगर वो नहीं करेगी तो सिस्टम ऑटोमेटिकली डिसअलाउ कर देगा अगर नोटिस का रिस्पॉन्ड नहीं करेगी। और लेकिन सिस्टम के लिए भी लाजमी है कि सिस्टम ने ये 6 मंथ आफ्टर फाइलिंग ऑफ रिटर्न नोटिस भेजना है। अगर वो 6 माह में नोटिस नहीं भेजेगा तो सारा कुछ क्या हो जाएगा? इसका इनवैलिड जो है वो कंसिडर हो रहा होगा। उसके बाद है ऑडिट। उसके बाद क्या है हमारा? ऑडिट। ऑडिट बाय कमिश्नर के कमिश्नर जो है वो ऑडिट भी कर सकता है। अब ऑडिट वैसे क्या होता है? ऑडिट आप कह सकते हैं कि आपका जो भी अकाउंट्स हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है, इसका आपने डीप एनालिसिस करना है। आपने एविडेंसेस जो है वो ढूंढने हैं। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो कम लग रही है, या इन्फॉर्मेशन जो है सबमिट होनी चाहिए थी, या आपको डाउट हो रहे हैं उस बंदे के, तो आप उसकी डीप इंक्वायरी करवाएंगे कि यार इसके जाते हैं, इसके रिकॉर्ड्स चेक करते हैं कि सही हैं भी कि नहीं हैं, किस तरह से हम इसको लेके चल रहे हैं, वो हम यहाँ पे देख रहे होंगे। अब कमिश्नर के पास ना ये पावर है कि वो आपसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है वो भी मंगवा सकता है, और वो पिछले 6 सालों में से किसी भी चीज़ का डाटा जो है वो क्या कर सकता है? वो आपसे मंगवा सकता है। जब कमिश्नर आपको ये भी कह सकता है कि जो भी उसका आपका इलेक्ट्रॉनिक डाटा है, जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, मशीन्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, उसकी एक्सेस जो है क्या की जाए, आपको प्रोवाइड जो है वो की जाए। वो आपकी ये मशीन्स वगैरह हो गई, जो हार्ड कॉपीज़ वगैरह हो गई, वो सारा रिकॉर्ड्स जो है वो क्या कर सकता है? अपने कब्ज़े में लेके जा सकता है। फिर वो इलेक्ट्रॉनिकली क्या करेगा? वो अपना कब्ज़े में ले लेगा, इन्वेस्टिगेट कर सकता है। कमिश्नर जो है वो तब जो भी इश्यूज़ होंगे, जो भी उसने ऑडिट कंडक्ट किया, अकाउंट्स चेक किए, रिकॉर्ड्स वेरीफाई किए, रेवेन्यूज़ की इंक्वायरी की, एक्सपेंडिचर की इंक्वायरी जो है वो कर सकता है। और वो आपसे, उसको अगर अप्रोप्रिएट लग रहा है तो वो आपसे इन्फॉर्मेशन जो है वो भी मांग सकता है कि जी फ़लानी मैटर है, इसको क्या करें, इस फ़लाने मैटर को आके एक्सप्लेन करें, इसको बताएं ये क्या है क्या नहीं है। वो फर्दर आपसे इश्यूज़ जो है वो ऑडिट रिपोर्ट में, वो जो ऑडिट रिपोर्ट जो है वो इशू करेगा, उसमें जो भी उसने कंसर्न रेज किए होंगे उस पे वो क्या करेगा? वो आपकी एक्सप्लेनेशन जो है वो क्या करेगा? वो मांग रहा होगा, और उसकी बेसिस के ऊपर वो असेसमेंट अमेंड भी कर सकता है। देखिए, ओरिजिनल ऑर्डर था, बाद में उसको एक चीज़ फाइंड आउट हो गई तो वो अपने ओरिजिनल ऑर्डर को अमेंड कर सकता है, तब्दील कर सकता है कि यार इससे पहले ये बात की थी, अब इसकी ये बात जो है वो ठीक नहीं है। ये ऑडिट जो है वो फिजिकल भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिकली भी हो सकता है, थ्रू वीडियो लिंक्स वगैरह वो ऑडिट जो है वो भी कंडक्ट करवा सकता है। और अगर आप उसको इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करते, वो रेलेवेंट रिकॉर्ड्स जो है वो आपसे डिमांड करता है, आप उसको वो रेलेवेंट रिकॉर्ड्स जो है वो नहीं जमा करवा रहे, या वो आपसे कहता है जी एक्सपेंसेस की डिटेल्स लेके आएँ, आप उसको एक्सपेंसेस की डिटेल्स जो हैं वो जमा नहीं करवा रहे, या उसको किसी भी मैटर में, रेवेन्यू की कैलकुलेशन में, कहीं पे भी उसको अगर कोई रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, तो वो क्या कर सकता है? वो बेंचमार्क रेशियो, जिसको हम कहते हैं सेक्टोरल, स्पेलिंग मुझे अगर याद सही रह गए, सेक्टोरल बेंचमार्क रेशियोज, वो इस सेक्टोरल बेंचमार्क रेशियोज की बेसिस पे क्या कर सकता है? आपका डाटा खुद से कैलकुलेट कर सकता है। अब सेक्टोरल बेंचमार्क रेशियो का मतलब क्या है कि हर डाटा, हर एक सेक्टर की, हर एक इदारे की इन्होंने एक स्टैंडर्ड रेशियोज बनाई होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर होटल्स के हैं तो इन्होंने होटल्स की क्या की होगी? एक स्टैंडर्ड जीपी रेशियो बनाई होगी कि इनका 30% जीपी होता है, एनपी रेशियो जो है वो बनाई होगी, प्रोडक्शन रेशियो जो है वो बनाई होगी, रिकवरी रेशो, वेस्टेज रेशो, इन्होंने स्टैंडर्डाइज रेशो बनाई होगी। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, वो आपसे सेल्स मांग रहे हैं, आप कहते नहीं हमारे पास सारी कैश सेल्स है, कैश हम रिकॉर्ड करते नहीं है, कहते अच्छा, तो फिर वो उन रेशोज़ की बेसिस के ऊपर क्या करेंगे?
आपका जीपी जो है वो क्या कर सकते हैं, वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो ये सेक्टोरल बेंचमार्क रेशोज होती हैं। ये पास पेपर में 2022 में सवाल आया हुआ है सेक्टोरल बेंचमार्क रेशोज का, कि ये क्या होते हैं। ये स्टैंडर्डाइज बिजनेस रेशोज हैं। हर एक सेक्टर के अलग है, होटल्स के अलग होंगे, रेस्टोरेंट्स के अलग होंगी, प्रोडक्शन वाले सेक्टर्स के अलग होंगी, सर्विस वाले सेक्टर के अलग होंगी। प्रोडक्शन सेक्टर्स में जो मुख्तलिफ टाइप ऑफ प्रोडक्शन के हैं एवेन्यूज़ बिजनेस के अलग, उनके तो हर एक की उसने अलग अलग रेशो बनाई होंगी। ये जो रेस्टोरेंट का जीपी जो है वो 40% है, एक रेस्टोरेंट में छापा मारा, उनके पास रिकॉर्ड ही नहीं है, कहेंगे भाई लगाओ 40% इनकी निकाल लो, स्कूल से पकड़ के रेशो निकालो, इस बेसिस पे इनका रेवेन्यू जो है वो हम अज्यूम कर लेते हैं, इनका ऑडिट कर लेते हैं। तो ये कर रहे होंगे। अब एफ पी आर ऑडिट करेगा, एफ पी आर खुद भी कर सकता है, एफ बी आर चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट फर्म्स जो है वो भी अपॉइंट कर सकता है, विच कैन गो एंड डू ऑडिट ऑफ एनी पर्सन जिसको एफ बी आर जो है वो ऑडिट करना चाह रहा होता है। फिर आपने याद रखना है कि ऑडिट का टाइम लिमिट क्या है, कि एक बंदा जिसका अगर हम ऑडिट कर रहे हैं तो क्या हमेशा हम उसका ऑडिट करते रहेंगे, या एक बंदा जिसका ऑडिट हो गया क्या उसका दोबारा ऑडिट नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो रिमेंबर, कमिश्नर जो है वो किसी भी बंदे का ऑडिट जो है वो सिलेक्ट कर सकता है। अगर प्रीवियसली उसका कभी ऑडिट नहीं हुआ, उन्हें फाड़ के चित्र फेर दो, कोई मसला नहीं है। कमिश्नर को एफबीआर की कोई अप्रूवल नहीं रिक्वायर कि भाई इसका ऑडिट करे, या उसका अप्रूवल जो है वो ना कर रहे हो। हाँ, अगर एक बंदे का पिछले 4 सालों में ऑडिट हो चुका हुआ है, अगर उसका दोबारा ऑडिट करना है, फिर कमिश्नर को उसकी अप्रूवल जो है वो रिक्वायर है। एक बंदे का अगर पिछले 4 सालों में ऑडिट हो चुका हुआ है, अगर उसका हमने दोबारा ऑडिट करना है, फिर हमें कमिश्नर की अप्रूवल, एफबीआर की अप्रूवल रिक्वायर होगी कि इसको 4 सालों में हम एक चित्र फेर चुके हैं, इसको हमने क्या करना है, दोबारा जो है जाके फेंटा लगाना है, इसको हमने यहाँ पर सीधा करना है। अब हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है ना, जो पेपर में आपको आ सकता है, ये टाइम फ्रेम है ऑडिट का, कि जी 4 साल के बाद आपको अप्रूवल की रिक्वायर नहीं है, उसके अंदर अगर आप कर रहे हैं तो आपको अप्रूवल रिक्वायर होगा। एक है स्पेशल ऑडिट पैनल, सैप, जो आपने पैनल अपॉइंट करना है जो ऑडिट करेगा, इसकी कंपोजिशन जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कि एफबीआर जो है वो क्या कर सकता है, वो सैप्स को अपॉइंट कर सकता है, जिनको हम क्या कहते हैं, जिनको हम कहते हैं स्पेशल ऑडिट पैनल्स कहते हैं, कि भाई ये आप ऑडिट कंडक्ट करें इसका, या फॉरेंसिक ऑडिट जो है वो भी कंडक्ट कर सकते हैं। अब इसमें कौन होगा, मिनिमम 2 मेंबर होंगे, मिनिमम जो है वो इसमें 2 मेंबर होंगे, या वो 2 और से ज़्यादा मेंबर भी इसमें हो सकते हैं। और वो कौन कौन से होंगे, ऑफिस ऑफ इंडियन रेवेन्यू एक बंदा डिपार्टमेंट का होगा, ये तो लाजमी है। फॉर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकती है, फॉर्म ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट हो सकती है, या कोई भी फॉरेन एक्सपर्ट या स्पेशलिस्ट हुआ, जो भी पर्सन जिसको एफबीआर कहेगा, ये बंदा क्या होगा, ये बंदा स्पेशल ऑडिट पैनल्स का मेंबर जो है वो बन रहे होंगे। ये जो पैनल होगा, इसका चेयरमैन जो होगा ना, वो हमेशा इनलैंड रेवेन्यू का ऑफिसर होगा। मतलब इनका बंदा जो है वही क्या बनेगा, वो हमेशा इसका चेयरमैन जो है वो बन रहा होगा। और ये फिर डिसाइड करेंगे स्कोप ऑफ ऑडिट क्या है, क्या नहीं है, कितना ऑडिट करवाना है, ऑडिट का स्कोप क्या है, फोरेंसिक ऑडिट करना है, सारा कुछ जो है वो ये डिसाइड करेंगे। एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर पैनल है वो ऑडिट करने जा रहा है, अगर पैनल का कोई मेंबर एब्सेंट है तो कोई स्कोप में मसला नहीं आएगा, ऑडिट जो है वो क्या कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। लेकिन अगर चेयरमैन जो है वो एब्सेंट है, तो फिर उस ऑडिट की प्रोसीडिंग्स जो हैं वो इनवैलिड होंगी। फॉर एग्जांपल 5 बंदों की टीम है, वो एक बिज़नेस का ऑडिट कर रही हैं, और जो उनका एक्सपर्ट वाला बंदा है वो आज ऑडिट पे नहीं आया, ठीक है, 4 बंदे आए हैं, वो सारी उन्होंने इन्वेस्टिगेशन वगैरह की है, जो भी फाइंडिंग्स होंगी वो वैलिड रहेंगी। लेकिन अगले दिन गए तो अगले दिन जो चेयरपर्सन था, जो चेयरमैन था, ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू, वो एब्सेंट था। अगर वो नहीं था, बाकी लोगों ने जो फाइंडिंग्स वगैरह की हैं वो क्या हो जाएंगी, वो इनवैलिड जो है वो कंसीडर हो जाएंगी। ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो चेयरमैन का होना लाजमी है, चेयरमैन होगा तो वैलिड है। उसके अलावा स्कोप जो है वो ऑडिट का केस टू केस डिपेंड करेगा। इस ऑडिट का स्कोप कोई और सकता है, दूसरे बंदे का ऑडिट कर रहे हैं, उसका स्कोप जो है वो क्या हो सकता है, कोई और हो सकता है। और एफपीआर के अलावा जितने भी मेंबर होंगे, इनसे हम कहेंगे कि ये एग्रीमेंट करते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी का, कि ये एक क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन जो है वो दूसरे क्लाइंट को कभी भी पास आउट नहीं करेंगे। आई हैव मैनी इन्फॉर्मेशन,
बट मैं कभी भी आपसे वो शेयर नहीं कर सकता, बिकॉज कॉन्फिडेंशियलिटी भी होती है, हम क्लाइंट्स की इन्फॉर्मेशन जो है वो कभी भी शेयर नहीं कर सकते। जब आप बुक से पढ़ेंगे ना, बुक से इस टॉपिक को पढ़ने के फ़ौरन बाद ना बड़ी कंप्रीहेंसिव और डिटेल्ड एग्जांपल्स गिवन है। वो 2 सिनेरियो बेस्ड एग्जांपल्स होंगी, आप उन्हें पढ़ेंगे तो आपका ये फिंगर टिप्स पे जो है वो टॉपिक हो जाएगा कि क्या है और किस तरह से है। ठीक है जी। जैसे ये है कि ये मिस्टर अली का नोटिस हो रहा है 2013 का, इशू करेगा नोटिस का, इसको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जो है वो कागज सबमिट करा करें, इसका प्रोसेस होगा, कोई डिस्क्रिपेंसी होगी वो रिपोर्ट करनी पड़ेगी है, और उसके बाद वो जो होगा सारा कुछ वो एडजस्ट वगैरह करवा सकता है। तो 2-3 एग्जांपल्स हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने देखनी है और आप लोगों ने पढ़नी है। उसके बाद ये है जी हमारे पास बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, इसको एक्स पार्टी भी कहते हैं। एक्स पार्टी का मतलब होता है यक तरफा फैसला। क्या होता है? यक यक तरफ, मुझे उर्दू नहीं आती, यक तरफा फैसला। शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से मल्टीपल टाइम आ चुके हुए हैं कि ये हम बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करते कब है, ये बेस्ट जजमेंट असेसमेंट होती कब है, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो बेस्ट जजमेंट का मतलब क्या है कि ये कमिश्नर बैठा हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल ये बैठा हुआ है कमिश्नर, इसके पास ना सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल है, ये इसके पास सारी इन्फॉर्मेशन जो हैं वो क्या है, अवेलेबल है। वो इन अवेलेबल इन्फॉर्मेशन की बेसिस के ऊपर क्या कर सकता है, आपकी असेसमेंट कर सकता है। अब सवाल ये है कि ये बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कब होगी। रिमेंबर, जब आपको नोटिस इशू किया गया रिटर्न जमा करवाने का, आप नहीं करवा रहे, आपने नोटिस का रिस्पॉन्ड नहीं किया, या आपको कहा गया वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करो, आपने वेल्थ स्टेटमेंट जो है वो जमा नहीं करवाएगी, आपको कहा गया कि फ़लाने अकाउंट्स, डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स जो भी मेंटेन करने थे वो लेके आओ, या स्पेशल ऑडिट पैनल ने कोई भी चीज़ आपसे मांगी वो आपने नहीं दी, जब वो आप नहीं प्रोवाइड करेंगे तो सर ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल इंफॉर्मेशन इसको जो लगेगा ये आपके असेसमेंट कर देगा, आपका ऑर्डर पास कर देगा कि एनो फड़ गए, कर लो, ये टैक्स जो है वो क्या करना है, आपने हमें जमा करवाना है। फॉर एग्जांपल वो कहते हैं कि जी आपके अकाउंट में ये 20 लाख रुपए आया है, तो बताएं ये 20 लाख रुपया कहाँ से आया है। मैंने गाड़ी बेची हुई है, अब गाड़ी बेच के पैसे आएंगे, उस पर टैक्स नहीं है, बट वो मेरे से इन्फॉर्मेशन मांगते हैं कि रिकॉर्ड ला के दें। अगर मैं उनको ये रिकॉर्ड ला के नहीं दूंगा, मैं उनको रिस्पॉन्ड भी नहीं करूंगा, तो कहेंगे ठीक है जी हमारे ख्याल से 20 लाख आपकी इनकम है, इनकम एज्यूम करके मैं टैक्स ठोक देंगे। तो कहते हैं भाई हमें तो ये लग रहा है ना, तो हमें क्या करना है, आपने ये करना है। तो वो किसी भी चीज़ के बारे में, इवन जिसकी रिटर्न जमा हो चुकी हुई है उसके बारे में भी क्या कर सकते हैं, वो पूछ सकते हैं। तो कहता है जी कि जो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट है दैट कैन बी इशूड विद इन 6 ईयर आफ्टर द एंड ऑफ टैक्स ईयर इन विच इट रिलेट्स, कि ये 6 साल तक आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपसे एग्जांपल करता हूँ, मैंने टैक्स ईयर 2022 में जो है वो एक गाड़ी बेची, एक मैंने गाड़ी जो है वो बेची 2022 में, मेरे पैसे जो हैं वो बैंक अकाउंट में 2022 में आए, मैंने रिटर्न जमा करवा दी, मुझे था भाई गाड़ी बेची है वो तो टैक्सेबल है ही नहीं, और मैंने कोई वो मेरे अकाउंट में 20 लाख रुपए आया, मैंने कुछ भी जमा नहीं कराया, कोई इन्फॉर्मेशन, गाड़ी बेची उसके बाद तो भाई मैंने गाड़ी बेची उसके पैसे आए हैं, मैंने कोई चीज़ जो है उनको वहाँ पे सबमिट नहीं की, कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया। अब है टाइम 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, सर ये 6 साल है। अगर कमिश्नर को 2028 में भी याद आ गया ना, क्या वो जो तुमने 2022 में तुम्हारे अकाउंट में 20 लाख था, क्या हमें सबूत दो, देना पड़ेगा उसको, मुझे देना पड़ेगा, अगर नहीं दूंगा तो मेरी क्या कर लेगा, वो मेरी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट जो है वो कर लेगा। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जिस साल का डाटा है वो 6 साल के बाद तक क्या कर सकता है, मुझसे पूछ सकता है। और रिमेंबर, अगर मैंने पिछले 5 साल में कोई रिटर्न जमा नहीं करवाई, तो अगर मुझे छितर फेरने पे आ गए तो पिछले 10 साल में से किसी भी चीज़ के बारे में मेरे से पूछ सकते हैं, जवाब दीजिए ठीक है, वरना मेरी क्या हो जाएगी, मेरी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट जो है वो पास हो जाएगी।
तो पिछले 5 साल में कोई रिटर्न जमा नहीं कराई तो पिछले 10 साल में से मेरे से सवाल जवाब हो सकता है। अगर मैं रिटर्न जमा करवा रहा हूँ तो 6 साल तक जो है उसके बारे में क्या हो सकता है, सवाल जवाब जो है वो मेरे से पूछे जा सकते हैं, और मेरी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट जो है वो क्या हो रही होगी, इसकी बेसिस के ऊपर हो रही होगी। जब आपको बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर इशू होगा तो रिमेंबर वो आपको मोड ऑफ अपील, टाइम ऑफ अपील, कहाँ पे किस फॉरम पे जाके आप अपील कर सकते हैं वो भी बता रहे होंगे। और जिस साल की बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हुई होगी 2 सालों में उसका ऑर्डर जो है वो पास करना होगा। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे अगर कमिश्नर ने ये वाला इसी एग्जांपल को, जो मैंने गाड़ी 2022 में बेची थी जिसका सिर्फ मैंने पैसा बैंक अकाउंट में आया, मैंने कोई इन्फॉर्मेशन जमा नहीं की थी, 6 साल का टाइम होता है। कमिश्नर ने मुझे 2027 में, जस्ट टेक एन एग्जांपल, 2027 में नोटिस इशू कर दे कि भाई रिकॉर्ड जमा दो। मैं रिकॉर्ड जमा नहीं करवाता या मेरा अगर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट का शुरू हो गया तो जिस साल नोटिस इशू होगा उस साल, उसके बाद 2 साल के अंदर, मतलब 28 और 29, इन 2 सालों में कमिश्नर ने इस बेस्ट जजमेंट का फैसला करके मेरा केस जो है वो बंद करना होगा। तो रिमेंबर 6 साल में बेस्ट जजमेंट का नोटिस इशू होगा, और नोटिस इशू होने के बाद जिस साल नोटिस इशू होगा उसके 2 साल के अंदर क्या करना होगा, कमिश्नर ने फैसला करना होगा। तो अगर आप प्रीवियस रिकॉर्ड जमा नहीं करवाते, आप डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करवाते, रिटर्न सबमिट नहीं करवाते, वेल्थ स्टेटमेंट सबमिट नहीं करवाते, तो आपकी इस तरह से क्या हो जाती है, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो सकती है। इसको हम एक्सपर्टीज असेसमेंट जो है वो भी कह रहे होते हैं। जैसे ये है कि जी मिस्टर अहमद was supposed to file his income tax return for tax year 2020 but he failed to do so despite receiving a notice from the commissioner. Since Mr. Ahmed did not submit the required return of income, commissioner uses best judgment assessment based on the available information. उन्होंने कहा ठीक है भाई, हमें जो है हम क्या करेंगे, इसकी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर लेंगे जो डाटा है। और कमिश्नर ने कहा इसकी टैक्स लाइबिलिटी जो है वो कितनी है, 1 लाख रुपया। अब कमिश्नर ने ये क्या किया, उसकी बेस्ट असेसमेंट कर दी। आप डिसएग्री करते हैं, आप क्या कर सकते हो, आप अपील कर सकते हो। अभी टाइम क्या है, 2020 का था, तो 2026 तक जो है वो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट इसकी हो सकती है। तो ये टाइम फ्रेम आपने याद रखना है कि 6 साल में हम इसको लेकर चल सकते हैं। सेकंड एग्जांपल है जी, एम एस सारा हैज़ फाइल्ड हर रिटर्न बट फेल्ड टू प्रोवाइड द रिक्वायर्ड वेल्थ स्टेटमेंट एंड बिजनेस रिकॉर्ड। कमिश्नर ने उसके डॉक्यूमेंट्स के एब्सेंस में बेस्ट जजमेंट असेसमेंट जो है वो कर ली, और उसके टैक्स लायबिलिटी इनकम कैलकुलेट कर ली है। अब डाटा अवेलेबल नहीं था, उसने कहा हम एज्यूम करते हैं, हम आपको टैक्स ठोक देते हैं। तो कमिश्नर के पास 6 साल हैं कि वो ये कर सकता है जिस साल से ये रिलेट कर रही होगी। उसके बाद है अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट। उसके बाद है हमारे पास अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट। इस चैप्टर का टाइम फ्रेम के लिहाज से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर, इस चैप्टर का टाइम फ्रेम के लिहाज से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है चैप्टर, उसको हमने क्या करना है, यहाँ पर कंसिडर करना है। तो इसको ज़रा हम यहाँ पर समझते हैं। हम ना एक मिनट, ये हमारे पास एम्प्टी है, इस पेपर हम ना एक टाइमलाइन ड्रॉ करते हैं, और इसकी बेसिस पे हम क्या करते हैं, इसको अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट को समझते हैं कि ये अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट कैसे होगी कैसे नहीं होगी, वो हमने यहाँ पे देखना है। मैं ना आपके सामने एक सिनेरियो जो है वो डिस्कस करता हूँ, और उसकी बेसिस के ऊपर आपने फिर क्या लेके चलना है। देखें, हमारे पास है टैक्स ईयर शुरू हुआ, अल्लाह भला करे आपका, 1 जुलाई 2023, ख़त्म हुआ 30 जून 2024। सर ये था मेरा टैक्स ईयर 2024, ये है मेरा टैक्स ईयर 2024। अगला टैक्स ईयर मेरा शुरू हुआ, मैं इंक चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे। टैक्स शुरू हुआ 1 जुलाई 2024 पे, ख़त्म हुआ
जून 25 में। इस टैक्स ईयर की, ये 24 है, इसकी रिटर्न जमा होगी यहाँ पे, और वो ड्यू डेट है हमारे पास 30 सितंबर 2024। अब ध्यान समझिएगा, इस डेट के ऊपर आपने अपनी जैसे ही रिटर्न सबमिट करवाई, आपने अपनी तमाम इन्फॉर्मेशन सारा कुछ सबमिट किया, क्लिक का बटन जमा करवाया, क्लिक का बटन जमा करवाते साथ ही जैसे ही आपने सबमिट की तो आपको ओरिजिनल असेसमेंट ऑर्डर जो है वो इशू कर दिया गया। फ़ौरन आपके इनबॉक्स में आ जाएगा कि भाई आपने अपनी जो है वो रिटर्न जमा करवा दी है सेल्फ असेसमेंट स्कीम के तहत। हमने आपकी सारी इन्फॉर्मेशन मान ली है जो जो आपने प्रोवाइड की है, और हम क्या कर रहे हैं, आपको ओरिजिनल असेसमेंट ऑर्डर जो है वो क्या कर रहे हैं, वो हम इशू कर रहे हैं। अभी ओरिजिनल असेसमेंट ऑर्डर का मतलब क्या है कि जो जो इन्फॉर्मेशन आपने इनको प्रोवाइड की थी, डिपार्टमेंट वालों ने उसको एज इट इज़ जो है वो मान लिया और क्या कर दिया, उन्होंने ओरिजिनल असेसमेंट ऑर्डर जो है वो इशू कर दिया। अब फ्यूचर में तब्दीली हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जब ये जमा करवाई, आपने रेंट को, आपने सब लेटिंग का रेंट जो है था उसको इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का पार्ट बनाया हुआ था, लेकिन जब बाद में इनको लगा पता कि यार ये सब लेटिंग का रेंट तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में जाना ही नहीं चाहिए, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में चाहिए, बाद में लगा पता। आपने फॉर एग्ज़ाम्पल वेल्थ स्टेटमेंट में कोई अमाउंट जो है वो मिस की हुई थी, वो बाद में जाके आइडेंटिफाई हुई। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कैपिटल गेंस में प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ किया था और आपका होल्डिंग पीरियड जो है वो गलत था, वो बाद में जाके हुआ कैलकुलेट। ये सारा कुछ बाद में जब आपकी इंक्वायरीज हो रही थी इस बाद में लगा पता। तो ये सारा कुछ लेटर ऑन हुआ है बाद में, लेकिन जब आपने अपनी रिटर्न जमा करवाई थी उस वक्त इमीडिएटली कुछ नहीं हुआ था। इमीडिएटली तो कुछ नहीं हुआ, आपने इन्फॉर्मेशन जमा कराई, उसने ओरिजिनल असेसमेंट ऑर्डर मान लिया। अब बाद में आपकी इन्फॉर्मेशन में तब्दीली आ गई है, जब आप तब्दीली आ रही है आप उस तब्दीली को इनकॉर्पोरेट करते हैं। फॉर एग्जांपल आपको 2 साल बाद नोटिस इशू हो जाता है कि यार वो जो तुमने इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी डिक्लेयर की थी वो तो सब लेटिंग की थी, वो तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जानी चाहिए, इसको रिवाइज करो। आप रिवाइज कर देते हैं। जब आप रिवाइज करेंगे तो आपने अपनी रिटर्न रिवाइज कर दी, अब आपकी इनकम वो प्रॉपर्टी में नहीं है, वो कहाँ आ गई है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। जब वो अदर सोर्स में आ गई है तो आपके सारा कुछ चेंज हो गया ना, आपका स्ट्रक्चर चेंज हो गया। अब पहले जब आपने प्रॉपर्टी में अपनी इनकम डिक्लेयर की थी तो हमारे मुताबिक ये आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी थी, अब ये आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नहीं है बल्कि ये आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है। तो हम भी क्या, जैसे आप रिवाइज करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल इंफॉर्मेशन, ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल रिकॉर्ड, जैसे ही आप रिवाइज करेंगे हम भी क्या करेंगे, इसको रिवाइज कर देंगे। तो हमने ये जो ओरिजिनल असेसमेंट ऑर्डर इशू किया था हम भी इसे क्या कर देंगे, रिवाइज कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो ओरिजिनल असेसमेंट ऑर्डर में अगर हम तब्दीली करें, इसको हम कहते हैं अमेंडमेंट। क्या कहते हैं, अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट ऑर्डर। कि जो हमारा असेसमेंट ऑर्डर था, जो हमारा ओरिजिनल असेसमेंट ऑर्डर था, जो हमने यहाँ पर इशू किया था, उसमें हमने क्या कर ली, तब्दीली कर दी। उसमें हमने क्या कर ली, तब्दीली कर दी। अब ये टाइम फ्रेम इसका हमने समझना है कि ये टाइम फ्रेम क्या है, कि कमिश्नर अमेंडमेंट भी कर सकता है, कमिश्नर फर्दर अमेंडमेंट भी कर सकता है, कमिश्नर री अमेंडमेंट भी कर सकता है, सारा कुछ कर सकता है। टाइम फ्रेम क्या है, टाइम फ्रेम है फर्दर अमेंडमेंट्स का कि 5 अमेंडमेंट का कि 5 ईयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर ऑफ ओरिजिनल असेसमेंट ऑर्डर। अब देखो, जिस साल आपने ओरिजिनल असेसमेंट ऑर्डर इशू किया था उस साल के ख़त्म होने के बाद विद इन 5 ईयर्स हम लेके चलेंगे। अब मैं वापस आपको लेके आता हूं। देखो, यहां पे रिटर्न जमा हुई, ये रिटर्न, ये टैक्स ईयर था,
यहाँ पे इसकी रिटर्न जमा हुई, जैसे ही रिटर्न जमा हुई तो हमने ओरिजिनल असेसमेंट ऑर्डर हमने यहाँ पे इशू किया, हमने ओरिजिनल असेसमेंट ऑर्डर जो है वो यहाँ पे इशू किया। फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, ये है जी एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच ओरिजिनल असेसमेंट ऑर्डर इज इशू, जिसमें हमने ओरिजिनल असेसमेंट ऑर्डर इशू किया था। इसके बाद विद इन 5 ईयर, इसके बाद विद इन 5 ईयर्स, विद इन 5 ईयर्स। तो अगर आप देखें तो ये टैक्स ईयर 25 था, ये आ जाएगा जी हमारे पास टैक्स ईयर 26, टैक्स ईयर 27, टैक्स ईयर 28, टैक्स ईयर 29। अब देखिए विद इन, विद इन वर्ड क्या इस्तेमाल हुआ है, देखिएगा जी वर्ड इस्तेमाल हुआ है विद इन, 5 सालों के अंदर, विद इन फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर ऑफ ओरिजिनल। तो भाई जो ओरिजिनल असेसमेंट ऑर्डर वाला है ये भी तो बीच में शामिल होगा, ये भी शामिल होगा इसके साथ। तो 1, 2, 3, 4 और ये आ जाएगा टैक्स ईयर 30, मतलब 30 जून 2030। सर यहाँ तक जो है ना, यहाँ तक वो क्या हो सकता है, वो आपका अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट हो सकती है, यहाँ तक आपका अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट जो है वो हो सकती है। अगर आफ्टर होता ना, आफ्टर, तो फिर हम इसके बाद अगले 5 सालों में जाते, इसके बाद अगले 5 सालों में तो वो 31 पे ख़त्म होना था। इसका मतलब ये ओरिजिनल असेसमेंट ऑर्डर में अगर आपने कोई अमेंडमेंट करनी है तो वो 5 सालों के अंदर आप कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 5 सालों के अंदर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने टैक्स ईयर 2028 में क्या किया, आपने उसको कहा कि यार ये जो हम चेक कर रहे थे, तुमने जो टैक्स ईयर 2024 की रिटर्न जमा करवाई थी उसमें तुमने ये रेंट रिसीव सब लेटिंग का हुआ था, ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का पार्ट बना दिया था, ये तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में नहीं जाना चाहिए, इसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ले जाओ, आपको कहा गया, आपने क्लासिफाई कर दिया। तो उन्होंने आपको तीसरे साल में कहा ठीक है, उसने भी कर दिया। तो आप क्या करेंगे, ये जो आपने यहाँ पे अपना ओरिजिनल असेसमेंट ऑर्डर इशू किया था, आप इसे यहाँ पे क्या कर देंगे, आप उसको अमेंड कर देंगे। तो आप अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर जो है वो इशू कर देंगे, बिकॉज 5 साल के अंदर जो है आप कर सकते हैं। सवाल ये है कि ये रीज़न ऑफ अमेंडमेंट क्या है, क्या जब दिल करेगा हम अमेंडमेंट कर सकते हैं? द आंसर इज़ नो। भाई ये रीज़न ऑफ अमेंडमेंट क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये कब कमिश्नर किसी भी अपने असेसमेंट ऑर्डर को अमेंड कर सकता है या फर्दर अमेंड कर सकता है, ये चीज़ आपने देखनी होगी। रिमेंबर, अगर मिस क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम हो, जैसे अभी हमने बात की है, या इनकरेक्ट पेमेंट ऑफ टैक्स हो, टैक्स कम बनता था ज़्यादा बनता था, वट एवर जो भी हो, या इनकरेक्ट क्लेम हो या रिफंड वगैरह हो, तो ये जो है वो क्या होगा, इसकी बेसिस के ऊपर जो है वो क्या कर रहे होंगे, हम इसको लेकर चल रहे होंगे। ये रीजंस हैं कि अगर कमिश्नर को लग रहा है, वो इन 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 व्यू ऑफ दैट है कि ये चीज़ें जो हैं दीज आर प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू, कि आपने चूंकि अपनी इनकम गलत डिक्लेयर कर दी है तो इससे हमें नुकसान हो गया है। जाहिर सी बात है, जब आप इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में डिक्लेयर करेंगे तो प्रॉपर्टी के रूल्स एक्सपेंसेस बीच में जो है वो आएंगे, अदर सोर्स में करेंगे तो उसके ऊपर आएंगे, या टैक्स कम पे किया या इनकम मिसक्लासिफाई कर दी है, तो फिर कमिश्नर क्या कर सकता है, फिर कमिश्नर जो है वो क्या कहेगा, वो कहेगा कि भाई हम इसकी अमेंडमेंट जो है वो क्या करेंगे, कर रहे होंगे। और ये कमिश्नर एम नहीं करेगा भाई, कमिश्नर को ये डेफिनेट इन्फॉर्मेशन है, कमिश्नर को डेफिनेट इन्फॉर्मेशन है कि आपने जो इनकम डिक्लेयर की है या टैक्स पे किया है ये सही नहीं है, मिस क्लासीफाई हुई है, फिर वो करेगा। जब हम डेफिनेट इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं, डेफिनेट इन्फॉर्मेशन में क्या आता है कि आपके कमिश्नर के पास रिकॉर्ड है आपकी सेल्स का, परचेजेस का, सर्विसेज का, रिसीट का, आपके एसेट्स की एक्विजिशन का, सेल्स का, एक्सपेंडिचर्स का, ये सारा कुछ जो है वो क्या है, वो इसमें आ रहा होता है। कमिश्नर को यकीन है
कि यार आपने ये कंसीलमेंट की है, ये इनकम नहीं बताई, इसका सबूत नहीं दिया, फिर वो क्या करेगा, इसको लेकर चल रहा होगा। क्या करेगा, वो चल रहा होगा। तो ये रिमेंबर, ये अमेंडमेंट भी हो सकती है, अमेंडमेंट के बाद री अमेंडमेंट, मतलब यहाँ पे जो उसने असेसमेंट ऑर्डर इशू किया उसके बाद फर्दर इस असेसमेंट ऑर्डर में हम फर्दर अमेंडमेंट भी कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, हम फर्दर अमेंडमेंट भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, हम इसमें फर्दर अमेंडमेंट भी कर सकते हैं। मतलब ओरिजिनल ऑर्डर के बाद हमने इशू किया था अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर, इस अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर को भी हम चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल अभी देता हूं कि भाई आपने पहले यहाँ पे एक प्रॉपर्टी रेंट पे दी हुई थी, आपने उसको यहाँ पे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में लिखा, तो उसने कहा भाई ये तो सब लेटिंग का केस है, गलत है, इसको सही करो। उसने यहाँ पे भी ठीक कर दिया, उसने यहाँ पे क्या किया, उसने यहाँ पे इनकम, हमने इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में इस सेकंड में डिक्लेयर कर दी, उसने इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में यहाँ पर मान ली, ये अमेंडेड सेकंड ऑर्डर आ गया। बाद लगा पता भाई ये जो प्रॉपर्टी की इनकम है ये तो खेत है, ये तो एग्रीकल्चर लैंड है, ये क्या है, एग्रीकल्चर लैंड है। अब एग्रीकल्चर लैंड पर टैक्स नहीं होना चाहिए। अब इसका मतलब ये जो यहाँ पे अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर हुआ था, इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, इसमें भी हमें फर्दर अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। फर्दर अमेंडमेंट का रूल क्या है, रिमेंबर 5 ईयर्स, रूल क्या है, 5 ईयर्स फ्रॉम ओरिजिनल असेसमेंट ऑर्डर और 1 ईयर फ्रॉम अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर। जो इसमें से लेटर डेट होगा उस पर हम करेंगे। देखिए अब अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर इशू हुआ है 28 में, तो 1 साल बनता है इसका 29, और 5 साल अगर हम यहां से काउंट करें तो ये बनते हैं 30। तो ओरिजिनल असेसमेंट ऑर्डर से 5 साल जो 30 में बनते हैं, या अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर में से 1 साल जो लेटर इवेंट है, बाद में ये डेट आ रही है, तो इस डेट तक क्या कर सकता है वो फर्दर अमेंडमेंट कर सकता है। तो क्या है फर्दर अमेंडमेंट का, 5 ईयर्स फ्रॉम ओरिजिनल असेसमेंट और 1 ईयर फ्रॉम द अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर, विच एवर इज लेटर, हम क्या करेंगे, फर्दर अमेंडमेंट जो है वो कर सकते हैं। देखें ओरिजिनल असेसमेंट ऑर्डर, इसके बाद से लेके 5 साल के अंदर तक ये बनते हैं 2030 तक, या हमने 2028 में अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर दिया था, इसके बाद 1 साल, वो बनते हैं 29 और 30, जो बाद वाला टाइम है वो 30 आया, तो 2030 तक वो क्या कर सकता है, फर्दर अमेंडेड ऑर्डर जो है वो पास कर सकता है। तो ये सारी कहानी है इस टाइम फ्रेम की जो आपने समझनी होती है। अच्छा, जब ये एडजस्टमेंट्स वगैरह हो रही होंगी, ये जब आपका सारा प्रोसेस चल रहा होगा अमेंडमेंट्स का, तो ऐसे नहीं होगा कि भाई फ़ौरन आपकी अमेंडमेंट कर दी। कमिश्नर जो है वो क्या करेगा, वो कोई भी अमेंडेड असेस ऑर्डर हो गया, कोई भी फर्दर अमेंडेड ऑर्डर हो गया, वो 180 दिन के अंदर उसने पास करना है फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ स्टॉक शो कॉज नोटिस, कि वो आपको शो कॉज नोटिस भेजेगा कि भाई हम ये करने लगे हैं, इसको चेंज करो। वो शो कॉज नोटिस भेजने के बाद 180 दिन के अंदर अंदर क्या करेगा, ये अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर इशू करेगा। और अगर एडजस्टमेंट्स हो गई हैं वो बीच में डेज काउंट नहीं होंगे, अगर आपने स्टे ऑर्डर ले लिया वो बीच में डेज काउंट नहीं होंगे, आप एडीआरसी में ले गए मैटर वो नहीं लेके बीच, वो वाले डेज बीच में काउंट नहीं होंगे। अगर 180 में फैसला नहीं हुआ तो 90 डेज की एक्सटेंशन ली जा सकती है, बट वो रीज़न जो है वो इन राइटिंग जो है वो क्या होनी चाहिए, गिवन होनी चाहिए। सो दैट इज़ ऑल अबाउट अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट, फर्दर अमेंडमेंट, री अमेंडमेंट आप ये कर सकते हैं। आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं आपको बड़ी अच्छी एग्जाम्पल्स के साथ समझाऊं और आपको टाइमलाइन जो है वो समझ आ जाए कि यार किस तरह से हम ये अमेंडमेंट वगैरह जो है वो कर रहे होते हैं। उसके बाद है हमारे पास एग्रीड असेसमेंट। एग्रीड असेसमेंट भी इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में जो है आ चुकी हुई है, सेक्शन नंबर 122D है। अच्छा, आपको सेक्शन नंबर से याद नहीं रखने,
वो ना हो कि आप सेक्शन नंबर याद रखना चाहिए। एग्रीड असेसमेंट, एग्रीड असेसमेंट अभी हमने पढ़ा था जब हम अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट पढ़ रहे थे कि यार अगर आप एग्रीड असेसमेंट में चले गए हैं तो फिर आपकी अमेंडमेंट्स नहीं चलेंगी। अमेंडमेंट्स में तो भाई आपको छितर पड़ते हैं। अमेंडमेंट्स मतलब ऑलरेडी ये है, ऑलरेडी से ये है आपकी, मतलब बिल्कुल नेक टू नेक है। जब दिल करेगा भाई ए चीज़ चेंज करो, ए चीज़ चेंज करो, ए चीज़ चेंज करो, तो आप कहते हैं यार क्यों जलील कर रहे हो, आजा बीच में सेटलमेंट करते हैं। तो बेसिकली आप चाहते हैं कि यार थोड़ा सा ना हाथ हल्का करे, हम आपके मैटर्स जो हैं वो क्या कर सकते हैं, वो हम जो है वो मान सकते हैं। क्या कर सकते हैं, हम आपके मैटर्स मान लेंगे, हम आपकी बात जो है वो भी मान लेंगे, लेकिन थोड़ा सा ना अब हम कुछ आपकी मानते हैं, कुछ जो है वो क्या करें, वो आप हमारी माने। तो फिर जो है वो क्या किया जाएगा, वो हम इसको लेके चलेंगे। ठीक है, क्या करेंगे कि अब आप जा रहे हैं एग्रीड असेसमेंट की तरफ। आप क्या जा रहे हैं, आप एग्रीड असेसमेंट की तरफ जा रहे हैं। रिमेंबर, एग्रीड असेसमेंट हर चीज़ की हो जाती है, एग्रीड असेसमेंट हर चीज़ की हो जाएगी। लेकिन अगर अगर आपने कंसीलमेंट ऑफ इनकम की है, इनकम चोरी की है, या अगर आपने यहाँ पे इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ जो है वो आ रहे हैं, तो उधर नहीं आएंगी, उधर ये एग्रीड असेसमेंट नहीं होगी। तो रिमेंबर, अगर कंसीलमेंट ऑफ इनकम है, क्या है, कंसीलमेंट ऑफ इनकम, या जहाँ पे आपका क्या कहते हैं, लॉ की इंटरप्रिटेशन है, जहाँ पे कंसीलमेंट है या जहाँ पे लॉ की इंटरप्रिटेशन एग्जिस्ट कर रही है, इन दो मैटर्स में आप एग्रीड असेसमेंट में नहीं जा सकते। इनके अलावा किसी भी मैटर में आप क्या कर सकते हैं, आप एग्रीड असेसमेंट की तरफ जा सकते हैं। अब कहते हैं जी हम जाते हैं, कुछ बैठे हैं, आप बैठे हैं, हम आप किस मानते हैं, आप हमारी माने, तो ज़रा हम केस को दफा दफा करते हैं, हम पे करने को तैयार हैं। अभी कब होता है, रिमेंबर, जब आपको अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट का ऑर्डर आ गया, मतलब नोटिस आ गया कि भाई आइयो ज़रा ये चीज़ें सही करो, आओ हम तुम्हारी अब अमेंडमेंट असेसमेंट करते हैं। आप कहते हैं यार अब मेरे पास डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है, केस भी पुराना चल रहा है, 5 साल के पहले की बात है, घर चेंज किया था, ऑफिस चेंज किया था, चीज़ें नहीं मिल रही। आप कहते हैं यार हम इसको सेटल कर देते हैं। तो क्या करते हैं आप इसको सेटल करना चाहते हैं, तो आपको नोटिस मिला अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट का, आप उसके रिस्पॉन्ड में जाते हैं कि जी मैं एग्रीड असेसमेंट पे चला जाता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं अपना केस जो है वो असेसमेंट ओवरसाइट कमेटी पे ले जाऊँ। कहाँ ले जाऊँ, असेसमेंट ओवरसाइट कमेटी के पास जो है वो लेके जाना चाहता हूँ। जब हम असेसमेंट ओवरसाइट कमेटी की बात करेंगे तो कमेटी में कौन कौन होता है, चीफ कमिश्नर होगा, कमिश्नर होगा, एडिशनल कमिश्नर जो है, ये लोग जो हैं ये कौन होंगे, ये असेसमेंट ओवरसाइट कमेटी का पार्ट होंगे। इनकी जुरिस्डिक्शन होगी उस टैक्स पेयर के ऊपर। अब कहते हैं जी हम इनके पास जो है वो केस लेके जाना चाहते हैं, आप इन्हें अप्लाई करेंगे कि जी आप हमारा केस जो है इनको रेफ़र कर दें, हम एग्रीड असेसमेंट के ऊपर जाना चाहते हैं। तो जो कमिश्नर होगा वो जो भी आपका केस होगा उसका तमाम रिकॉर्ड बुलाएगा, आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड जो है वो प्रोवाइड करेगा, आपको सुनेगा, और सुनने के बाद जो है वो क्या करेगा, वो कंसेंसस जो है वो कमेटी डेवलप करेगी और अपना जो भी उस ओवरसाइट कमेटी का फैसला होगा वो उसको कम्युनिकेट करती रहेगा। मतलब आप केस बुला रहेगा, आपके तमाम रिकॉर्ड्स आएंगे, आपका रिकॉर्ड्स आने के बाद आपको सुनने के बाद एक कंसेंसस डेवलप होगा। कंसेंसस डेवलप होने के बाद क्या किया जाएगा, जो कमिश्नर वगैरह होंगे वो कहेंगे भाई हमारे ख्याल से बहाव आप ना इसको इस तरह दफा कर लें, इतना जो है वो आप पेशे कर दें, तो ये आपको वो क्या किया जाएगा, प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगर आपको जब टैक्स पेयर को ओवरसाइट कमेटी ने फैसला दे दिया, अगर टैक्स पेयर उससे सेटिस्फाई है कि ठीक है यार हमारी जान बच रही है, हम लंबी लिटिगेशंस में, लंबे मसले मसाइल में नहीं फंसेंगे, हम यहाँ पे दे के ये टैक्स बनता है, ठीक है, कहानी जो है वो रफा दफा करो, और जो है हम इसे क्या कर लेते हैं, अब यहाँ पे सॉर्ट आउट कर लेते हैं, मैटर को हम यहाँ पे वाइंड अप कर देते हैं। तो क्या करें, अगर आप उस डिसीजन के कमेटी से सेटिस्फाई हैं तो टैक्स पेयर जो है जो भी टैक्स उसको कहा गया तो वो टैक्स जमा करवा देगा, पेनल्टी वो जो सरचार्ज वगैरह जो है वो क्या होगा वो उसको पे कर देगा। और जैसे वो पे करेगा तो कमिश्नर जो है वो उसकी असेसमेंट ऑर्डर जो है वो एज़ पर द ऑर्डर क्या करेगा, वो अमेंड भी कर देगा। और इस अमेंडमेंट के बाद याद रखिएगा वो ना हो आप यहाँ पे करवा लें और बाद में आप इसके अगेंस्ट अपील दाखिल कर लें,
इसके अगेंस्ट अपील दाखिल आप नहीं कर सकते, इसके अगेंस्ट अपील दाखिल नहीं कर सकते। एक चीज़ आपने याद रखनी है कि अगर आपका कंसेंसस, ये जो आपकी ऑडिट ओवरसाइट कमेटी है, एओसी जो है, असेसमेंट ओवरसाइट कमेटी कह रहा हूँ, असेसमेंट ओवरसाइट कमेटी है, अगर इसका कंसेंसस डेवलप नहीं हो पाता, ये किसी नतीजे पे नहीं पहुंच पाते, या अगर आपको इनके फैसले से इख्तलाफ है, आप कहते नहीं मैं इससे एग्री नहीं करता, ठीक है, आपका केस वापस जो है वो अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट के लिए जो है वो क्या कर दिया जाएगा, भेज दिया जाएगा। अगर आप इनसे सेटिस्फाई नहीं होंगे तो वापस जो है वो क्या कर दिया जाएगा, आपका केस जो है वो असेसमेंट ओवरसाइट कमेटी, जो अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट है उसके लिए भेज दिया जाएगा। तो भाई बड़ी सिंपल सी बात है, अगर हम इसको देखें तो व्हाट इज़ एग्रीड असेसमेंट। अगर हम एग्रीड असेसमेंट की बात करें तो क्या होती है कि आपको अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट का ऑर्डर इशू हुआ, नोटिस इशू हुआ, आपने कहा नहीं यार हम चाहते हैं कि हम इसको सॉर्ट आउट करें, आपने जाके अप्लाई किया कि जी मैं अपना केस जो है वो असेसमेंट ओवरसाइट कमेटी को रेफर करना चाहता हूँ। असेसमेंट ओवरसाइट कमेटी का कौन मेंबर होगा, चीफ कमिश्नर होगा, कमिश्नर होगा, एडिशनल कमिश्नर इसका मेंबर होगा। आप दरख्वास्त देंगे, उनकी दरख्वास्त पहुँच जाएगी, तो फिर आपका केस के तमाम रिकॉर्ड्स बनाएंगे, आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड प्रोवाइड करेंगे, आपको सुनेंगे, उसके बाद जो है फिर किसी डिसीजन पे पहुँच जाएंगे। फिर ये कमिश्नर होगा वो कमेटी का डिसीजन जो है वो आपको सुनाएगा। अगर आप उसको एक्सेप्ट करते हैं, जो रेलेवेंट टैक्स है, डिफॉल्ट चार्ज है, पेनल्टी आप पे करेंगे, आप पे करेंगे तो वो आपकी अमेंडमेंट ऑर्डर इशू कर देंगे, केस खत्म हो जाएगा और आप इसके खिलाफ अपील में नहीं जा सकते। और अगर आपको इससे इख्तलाफ है, आप इसको एग्री नहीं करते, या ये कमेटी किसी कंसेंसस पे नहीं पहुंच सकती, तो आपका केस वापस रेफर बैक हो जाएगा टू अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट, और फिर वो आपकी अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट जो है वो सारी हो रही होगी। और इस ओवरसाइट कमेटी के ऊपर जो आपके कंसीलमेंट केसेस होंगे, या जहाँ पे जो इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ वाले केसेस होंगे, उसके अलावा तमाम केसेस जो हैं आप वो यहाँ पे लाके डिस्कस आउट कर सकते हैं। तो ये है आपकी एग्रीड असेसमेंट कंसीडर हो रही होती है। उसके बाद है रिवीजन बाय कमिश्नर, फिर है रिवीजन बाय चीफ कमिश्नर। ये आपकी रीड ओनली हैं, ये मतलब इसमें से आज चीज़ जो है वो नहीं टेस्ट होती, होने को तो कुछ भी टेस्ट होते हैं, बट ये कंपैरेटिवली लेस इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू जो हम पढ़ के आ चुके हैं। हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो है डेट वॉज क्या कहते हैं, अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट, वो सुपर इम्पॉर्टेंट, ग्रेड असेसमेंट वो सुपर इम्पॉर्टेंट, एक्सपर्टी जिसको हम कहते थे बेस्ट स्टेटमेंट असेसमेंट वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, सेक्टोरल बेंचमार्क रेशियोज जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। ये इसको देख लेते हैं। नाउ व्हाट इज़ रिवीजन बाय कमिश्नर, कि भाई आपका केस जो है वो चल रहा था और कमिश्नर जो है वो आपके केस की प्रोसीडिंग्स पे जो है वो क्या करेंगे, वो यहाँ पे उसको कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो है वो कॉल आउट कर सकता है, वो कोई भी इंक्वायरी जो है उसके ऑर्डर जो है पास कर सकता है, सब ऑर्डिनेट से डॉक्यूमेंट्स मंगवा के ऑन इट्स मूव ऑन जो है वो इंक्वायरी कर सकता है, या इवन अगर इंस्पेक्टर केस हैंडल कर रहा है और आपने इंस्पेक्टर के खिलाफ कंप्लेन कर दी, तो वो कमिश्नर जो है उसके अगेंस्ट भी सारी इंक्वायरी बुला के क्या कर सकता है, वो सारी ऑर्डर वगैरह जो है पास कर सकता है, रिव्यू कर सकता है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि कमिश्नर के पास ये पावर्स हैं कि वो किसी भी चीज़ को रिव्यू कर सकता है ऑन इट्स ओन, या टैक्स पेयर के ऊपर जो है वो ले सकता है। अगर कमिश्नर को लगे पता कि यार ये जो नीचे वाला मातहत अमला इसने काम ठीक नहीं किया, तो वो उसके गलत कामों को सही भी कर सकता है, वो मॉडिफिकेशन जो है वो भी कर सकता है। तो ये 120 दिन के अंदर जो है वो क्या करना होगा, कमिश्नर ने ये मातहत अमले को ये वापस भेजना कि यार तुमने काम गलत किया, इसको सही करके जो है वो लेकर चलो। एक चीज़ आपने याद रखनी है कि इस तमाम रिवीजन में कमिश्नर जो है वो वायर रिवीजन ऑर्डर जो है वो आपका टैक्स इंक्रीज़ नहीं कर सकता। वो ना हो वो चीज़ें बुला के और आपका टैक्स जो है वो इंक्रीज़ कर दे, वो इंक्रीज़ नहीं कर सकता। आपको इंस्पेक्टर ने कहा आपकी टैक्स लायबिलिटी 120 है, ये इस डॉक्यूमेंट हो गई, इसने 150 कर दी, ये काम नहीं हो सकता। इसके अलावा जो है वो चीज़ हो सकती है, और 120 डेज़ में ये सारा कुछ उसने रिविजन करके रिमांड बैक करनी है कि इसको वापस ले जाओ, इसको सारा एडजस्ट करके जो है वो लेके आओ। उसके बाद है चीफ कमिश्नर। चीफ कमिश्नर जो है इसके पास पावर होती है कि ये ऑन इट्स ओन आपको लो टैक्स रेट अलाउ करवा सकता है, आपको एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट्स इनकम के दे सकता है, सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन इशू करवा सकता है। अगर आपकी कुछ कंडीशंस जो हैं वो फुलफिल हो गई हैं तो वो उसकी बेसिस पे आपकी इनकम एग्जाम कर सकता है, आपको एग्जाम सर्टिफिकेट दे सकता है, आपका लोअर टैक्स रेट जो है वो दे सकता है। उसने ना रिव्यू करना है
कोई फड्डा तो नहीं है, कोई डिस्प्यूट तो नहीं है, कोई हार्डशिप का केस तो नहीं है, वो हार्डशिप के केसेस को रिव्यू करके उसके बेसिस फैसला दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका बिजनेस स्ट्रगल कर रहा और आपको टैक्स की पेनल्टी आ गया, मैंने कहा भाई मैं नहीं टैक्स पे कर सकता, मैं कारोबार करूँगा टैक्स पे करूँगा। अगर ये हार्डशिप केस आ गए हैं तो इसकी बेसिस पे वो क्या करवा सकता है, वो रिव्यू वगैरह करवा के आपको लो टैक्स रेट अलाउ करवा सकता है और आपको एग्जेम्पशंस वगैरह भी दे सकता है। उसके बाद है प्रोविजनल एडजस्टमेंट, ये है वक्ती तौर के ऊपर एडजस्टमेंट, ये भी सुपर इम्पॉर्टेंट है। तो हमारे पास बेस्ट जजमेंट सुपर इम्पॉर्टेंट है, अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट सुपर इम्पॉर्टेंट है, उसके अलावा फिर एग्रीड असेसमेंट भी सुपर इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद है हमारे पास प्रोविजनल असेसमेंट। प्रोविजनल असेसमेंट कब होती है, रिमेंबर, जब गवर्नमेंट की एजेंसी को कोई आपके कंसील्ड एसेट्स या कंसील्ड इनकम मिल जाए। अब कंसील्ड एसेट्स या कंसील्ड इनकम बेसिकली क्या होती है, रिमेंबर, कि अगर आपके अपने टैक्सेबल इनकम डिक्लेयर नहीं की, हाइड की हुई थी, आपको कोई रिसीट्स वगैरह मिली हैं, आप उनको नहीं बताते, आपने गलत डिडक्शन, गलत एक्सपेंसेस जो हैं वो क्लेम कर लिए हैं, आपकी इनकम जो है वो टैक्सेबल थी, आपने वो एग्जेम्प्ट डिक्लेयर करवा दी है, या आपने कोई एसेट उस इनकम से लिया है जो इनकम तो टैक्सेबल थी लेकिन आपने डिक्लेयर नहीं की थी, तो ये कंसीलमेंट ऑफ एसेट्स और कंसीलमेंट ऑफ इनकम कहलाती है। अगर ये कंसील एसेट्स कोई गवर्नमेंट रिकवर कर ले, पकड़ लेगी, या कोई आपकी ऐसी इनकम पकड़ ले, तो फिर वो क्या करेंगे, फौरी तौर के ऊपर आपके एसेट्स जो है कब्जे पे लेंगे और आपकी प्रोविजनल असेसमेंट्स जो है वो क्या करेंगे, वो कर लेंगे कि भाई ये इसने हमें नहीं पाया था, पकड़ लो गाड़ी इसकी, इससे इतना टैक्स जो है वो क्या करो, वो ले लो। तो टेम्परेरी तौर के ऊपर क्या किया जाएगा, आपको प्रोविजनल असेसमेंट ऑर्डर जो है वो पास किया जाएगा। उसके बाद फिर आपका केस चलेगा और उसके बाद जो है वो क्या किया जाएगा, फाइनल एडजस्टमेंट ऑर्डर जो है वो क्या पास किया जा रहा होगा। ये प्रोविजनल असेसमेंट तब होगी जब आपने जान के किया हुआ है, तब क्या करेंगे, आपकी प्रोविजनल असेसमेंट जो है वो कर रहे होंगे। प्रोविजनल असेसमेंट ऑर्डर पास करने के बाद एज सून एज पॉसिबल जो है आप कमिश्नर ने क्या करनी है, आपकी फाइनल असेसमेंट करनी होगी, इस केस को क्लोज करना होगा। तो ये इसको आपने अच्छी तरह रीड करना है, ख़ासतौर पर कंसील्ड एसेट्स, कंसील्ड इनकम, ये आपने लाजमी रीड करनी है, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद है असेसमेंट्स बाय अपीलेट ऑर्डर, ये अपील्स में भी हम पढ़ते हैं, अपील्स में पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे ज़्यादा अच्छी समझ आती है। और अपील्स में हमने डिस्कस भी किया हुआ है कि आप कमिश्नर के ख़िलाफ़ अपील में चले गए और आपने अपील्स टू कमिश्नर इनलैंड कमिश्नर अपील्स की, या ट्राइब्यूनल की, या हाई कोर्ट वगैरह में आपने अपील की और अपील का फ़ैसला आपके हक़ में आ गया। अब वो जो अथॉरिटी थी उसने ऑर्डर दे दिया, अब वो ऑर्डर दे दिया, उस ऑर्डर के बाद क्या करना है, अब आपकी अमेंडमेंट जो है वो होगी, या असेसमेंट ऑफ अमेंडमेंट जो है, जो भी ऑर्डर इशू हुआ, तो अब क्या करना है, आपको अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर जो है वो इशू होना है। तो उसका टाइम लिमिट क्या है, उसका टाइम लिमिट है विद इन 2 ईयर्स, कि 2 साल के अंदर अंदर जो है कमीशन, जब अपील का फ़ैसला आ गया, अपील का फ़ैसला आने के बाद 2 साल के अंदर अंदर क्या करना है, कमिश्नर ने अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर जो है वो क्या करना है, इशू करना होता है। अगर आपको डायरेक्ट रिलीफ दिया गया है, मतलब टैक्स कम कर दिया गया, एक्सपेंस अलाउ कर दिया गया, लो रेट दे दिया गया, तो इसका फिर 2 महीने के अंदर अंदर जो है वो क्या करना है, वो आपने कमिश्नर ने अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर जो है वो इशू करना है। ये टैक्स अथॉरिटीज़ के पास पावर्स हैं कि कहीं पे क्वेश्चन ऑफ लॉ रेज हो जाए तो वो कोर्ट में जा सकते हैं, और कोर्ट में जाके जो भी फिर उसका नतीजा आएगा उसको क्या करेंगे, फॉलो जो है वो कर रहे होंगे। एक ये रहेगा, कमीशन ने फैसला दिया, उसके खिलाफ गए आप अपील में, और अपील के उसका फैसला आया कमीशन अपील का, उसके खिलाफ जाएंगे आप ट्राइब्यूनल में, उसके पास होगा हाई कोर्ट। हायर अथॉरिटी, नीचे वाली अथॉरिटी का फैसला टोटली रिवर्स भी कर सकती है। तो ये चीज़ जो है वो आपने यहाँ पर रिवर्स याद रखनी है। अगर वो रिवर्स करेगी तो फिर 1 साल के अंदर अंदर जो है वो क्या करना होगा, वो आपने असेसमेंट ऑर्डर जो है वो इशू करना होगा। फॉर एग्जांपल, अगर कमिश्नर इन अपील्स का फैसला ट्राइब्यूनल ने रिवर्स कर दिया, हाई कोर्ट ने रिवर्स किया, तो ये रिवर्स करने के बाद 1 साल के अंदर अंदर क्या करना पड़ेगा, आपको अमेंडमेंट असेसमेंट ऑर्डर जो है वो इशू करना पड़ेगा। तो इसको आप ज़्यादा बेहतर समझते हैं अपील्स वाले चैप्टर में कि ये हम किस तरह से इसको कर रहे होते हैं। तो इसको यहाँ रीड आउट कर लीजिएगा।
आप इसको जाके अपील्स में दोबारा रीड आउट करेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से क्या होगी, इसकी समझ जो है वो आ रही होगी। उसके बाद असेसमेंट इन केस ऑफ डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी, कि भाई फड्डा पड़ा हुआ था, एक प्रॉपर्टी है, उसकी ओनरशिप के ऊपर फड्डा है, एक भाई कहता है मेरी, दूसरा भाई कहता है मेरी है। तो जब तक उसका फड्डा पड़ा रहेगा, और वो प्रॉपर्टी रेंट आउट भी की हुई है, प्रॉपर्टी रेंट आउट भी की हुई है, दोनों भाई जो है उन्होंने मलकियत के ऊपर दावा किया हुआ है, जब रेंट आता है तो कहते नहीं नहीं ये इसकी इनकम है, वो कहते नहीं इसकी इनकम है। तो आप वो अब मसला है कि इनकम है किसकी, पट्टा किसका है, ओनरशिप का है, और रेंट भी आ रहा है। अब सवाल ये है कि किसकी इनकम है और किसकी इनकम नहीं है। तो रिमेंबर, जब तक डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है तब तक तो आप किसी की भी असेसमेंट नहीं कर सकते कि भाई ये इसकी इनकम है, इसकी इनकम है। हाँ, जब उस डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी का फैसला आ जाएगा बाय कोर्ट, जब वो उस डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी का बाय कोर्ट फैसला आ जाएगा अदालत से, तो अदालत का फैसला आने के 1 साल के अंदर अंदर जिसके हक में फैसला आया वो क्या किया जाएगा, उसकी इनकम ही कंसिडर होगी, और उसके हवाले से हम क्या करेंगे, इसको लेकर चल रहे हैं। तो क्या सिंपल, अदालत का फैसला आने के बाद 1 साल के अंदर अंदर जो है वो क्या करेंगे, आपने अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर जो है वो लेके चलना है। उसके बाद है एविडेंस ऑफ असेसमेंट, कि जो आपकी असेसमेंट हो गई है इसका सबूत क्या है, कि यार कोई सबूत है कि आपकी असेसमेंट हो गई है। तो रिमेंबर, जो भी असेसमेंट है उसकी जो सर्टिफाइड कॉपी जो है वो जमा कराना, दैट इज़ इनफ एविडेंस कि आपकी असेसमेंट जो है वो हो गई है और तमाम पर्टिकुलर्स जो हैं वो आपके करेक्ट थे। असेसमेंट ऑर्डर क्रैश या वाइड तब होगा व्हेन इट इज़ नॉट इन ऑर्डर या इन कन्फॉर्मिटी विद द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, कि वो अगर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के ख़िलाफ़ है, या जिस बंदे की असेसमेंट की गई है और या जिस बंदे ने असेसमेंट की है वो कर सकता ही नहीं था, वो मजाज अथॉरिटी ही नहीं थी। सिर्फ इन 2 केसेस में क्या होगा, आपका असेसमेंट ऑर्डर जो है वो क्रैश हो सकता है, वाइड हो सकता है। देखिए, सब्सटेंस की गलती का मतलब क्या है, फॉर्म एक सब्सटेंस की गलती का मतलब होता है कि डैट इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू लॉ, और फॉर्म की गलती का मतलब है नाम। फॉर एग्जांपल, मेरा नाम है फ़ारूक, FARRUKH, और मुझे ऑर्डर इशू हुआ, उस पर लिखा हुआ है FAROKH लिखा हुआ है। मैं कुछ देखिए मेरी स्पेलिंग गलत है तो ये मैं इसको नहीं मानता, ऐसे नहीं हो सकता। फॉर्म की गलती की वजह से आपका असेसमेंट ऑर्डर जो है वो वाइड नहीं हो सकता, ये चीज़ आपने याद रखनी है। ठीक है जी, तो ये आपका ये रीड ओनली है। उसके बाद नादरा। अब नादरा बेसिकली इसको सुनिएगा कि नादरा है क्या नहीं है। अब FBR और नादरा जो है ना, बेसिकली आपस में ये क्या है, इंटीग्रेटेड है। ये क्या है, इंटीग्रेटेड है, और हुकूमत ने नादरा को बहुत ज़्यादा पावर दे दी हुई है कि नादरा जो है ऑन इट्स ओन, अपनी मर्ज़ी के तहत और अपॉन द एप्लीकेशन बाय बोर्ड, या अगर FBR उसको दरख्वास्त दे तो वो किसी भी टैक्स पेयर की जो भी इंफॉर्मेशन है वो उसको प्रोवाइड कर सकता है, ताकि वो टैक्स बेस को क्या कर सके, ब्रॉडन कर सके, बड़ा कर सके। तो नादरा जो है वो क्या करेगा, वो लोग, बिकॉज आप पाकिस्तान में जो है वो ट्रांजेक्शन्स करते हैं, गाड़ी लेते हैं, घर लेते हैं, आईडी कार्ड, मोबाइल लेते हैं, सिम लेते हैं, शॉपिंग करते हैं, आईडी कार्ड चाहिए, कॉपी चाहिए, तो उसकी बेसिस पे ना नादरा के पास सारी इन्फॉर्मेशन, कौन क्या खर्च कर रहा है, किसने कितनी प्रॉपर्टी ली है, किसने कितने घर लिए हैं, किसने क्या एक्वायर किया, किसने क्या एक्वायर नहीं किया, तो नादरा के पास सारा कुछ है। तो नादरा ये इन्फॉर्मेशन FBR के साथ शेयर कर सकता है, ताकि टैक्स बेस जो है बड़े, मज़ीद लोग टैक्स नेट में आए, और मज़ीद जो है वो क्या हो, टैक्स की कलेक्शन जो है वो हो रही हो। तो नादरा ये करेगा, वो किसी भी रिलेशन, चाहे वो बंदा टैक्स पेयर है या नहीं है, उसकी इनकम रिसीट्स हो गई, एसेट्स हो गए, उसके लीज के एविडेंसेस हो गए, प्रॉपर्टीज़ एक्सपेंडिचर, वो सारा कुछ जो है, जो अंडर असेसमेंट नहीं आए, या जो लो रेट पे हैं, या जो असेस नहीं कर सके, वो क्या कर सकता है, या जो एक बंदे ने मिस डिक्लेयर जो है कोई इन्फॉर्मेशन वो की है, कोई मिस इनकम उसने डिक्लेयर नहीं की, वो सारी इनकम जो है वो क्या कर सकता है, वो नादरा जो है वो बोर्ड को प्रोवाइड कर सकता है। नादरा के पास आपकी हर इन्फॉर्मेशन है, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री, कहाँ पे जा रहे, टिकट सारा कुछ आईडी कार्ड पे हो रहा है, आईडी कार्ड हर जगह एंटर करना पड़ता है। तो नादरा ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो क्या कर सकता है, वो जमा करवा सकता है, और बोर्ड जो है वो इस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल कर सकता है अपने तमाम मकसद के लिए। इवन नादरा जो है वो अपनी इंडिकेटिव इनकम भी कैलकुलेट कर सकता है, कि नादरा अपना AI मॉडल इस्तेमाल कर से, या मॉडर्न मेथड इस्तेमाल करें, कह सकता है कि बोर्ड को यार हमारे ख्याल से ना इस बंदे की इतनी इनकम बनती है, आप इससे जो है वो क्या कर लें, इसकी इनकम जो है
वो आप कैलकुलेट करवा लें, इससे टैक्स जो है वो ले लें। अब नादरा इंडिकेटिव इनकम कैलकुलेट करके किसको देगा? बोर्ड को देगा, और बोर्ड जो है वो आपको नोटिस भेजेगा कि भाई हमारे ख्याल से आपकी ये इनकम बनती है, ये इनकम है, और ये टैक्स जो है वो क्या करे, वो आप हमें पे कर दें, डेट इज टाइम लिमिट जो है वो बता दी जाएगी। और अगर आप वो टैक्स वगैरह पे नहीं करते हैं, नोटिस का रिस्पॉन्ड नहीं देते, तो सारी वो इंक्वायरीज, वो जो एग्रीड असेसमेंट है, ऑडिट है, ये सारा कुछ जो है वो क्या होगा, वो लेके चल रहा होगा। मतलब नादरा के पास इतनी पावर है कि वो आपकी इंडिकेटिव इनकम की जो नादरा को लग रही है ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉर्ड्स जो सारे नादरा के पास अवेलेबल है, उस पर क्या कर सकता है, कैलकुलेट कर सकता है, और इसकी बेसिस के ऊपर आपको नोटिस भी इशू हो जाएगा कि हमें इतना टैक्स जो है वो पे करें, इतनी आपकी इनकम है। तो सारा एआई बेस्ड काम हो सकता है नादरा के पास, जो इन्फॉर्मेशन है वो कर सकता है। और आप जब टैक्स पे कर देंगे तो आपको असेसमेंट ऑर्डर्स तक जो हैं वो इशू हो जाएंगे। तो सर ये नादरा और एफपीआर की आपस में क्या है, दोस्ती यारी जो है वो इस्टेब्लिश हुई हुई है। तो चूंकि आपने बुक से पढ़ना है, बुक पे नादरा पढ़ेंगे, नादरा के पढ़ने के साथ ना फौरी तौर के ऊपर ना नादरा की एक समरी गिवन हुई है, उसको लाजमी पढ़ लीजिएगा कि नादरा ने करना क्या है। इन्फॉर्मेशन शेयरिंग करनी है टैक्स बेस को स्प्रेड करने के लिए, टैक्स इश्यूज जो है आइडेंटिफाई करने हैं, डाटा का यूज़ करना है एफपीआर देने के लिए, टैक्स लायबिलिटी इंडिकेटिव इनकम जो है कैलकुलेट करनी है। तो ये सारा कुछ आपने यहाँ पर देख लेना है। उसके बाद है रिकॉर्ड्स। अब ये रिकॉर्ड्स में से अक्सर क्वेश्चंस जो हैं वो आपको मिलेंगे पास पेपर में, और रिकॉर्ड में से आपको एमसीक्यूज जो हैं वो आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ये रिकॉर्ड्स जो हैं, इन रिकॉर्ड्स में से एमसीक्यूज आने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। अब रिकॉर्ड्स क्या सारे याद रखने हैं? नहीं। अब रिकॉर्ड्स में बात करें तो रिकॉर्ड्स में बेसिकली आता क्या है, रिकॉर्ड्स में डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें आपकी रिकॉर्ड्स में आती है। अभी हम देख लेते हैं। कमिश्नर आपको तभी कोई रिडक्शन, कोई एक्सपेंस, कोई रिबेट उस वक्त ही अलाउ करेगा जब आपके पास उसका रिकॉर्ड मेंटेन होगा। क्या होगा? रिकॉर्ड मेंटेन होगा। तो रिकॉर्ड कब तक मेंटेन करना है आपने? 6 साल के लिए ये चीज़ें रखनी है। ये टैक्स, ये सेल्स टैक्स में भी सेम है, इनकम टैक्स में भी सेम है। 6 साल तक आपने रिकॉर्ड्स जो हैं वो मेंटेन रखने हैं। आप ये यहाँ पे याद कर लें, आपके सेल टैक्स के रिकॉर्ड जो है पूरे हो जाएंगे। अगर आप वहाँ याद रखेंगे तो वहाँ पूरे हो जाएंगे। और जब तक आपका केस चल रहा है, जब तक फैसला नहीं आया था, तो जब तक आपको ये कहेंगे आपने क्या करने हैं, आपने अपने पास रिकॉर्ड्स जो हैं वो मेंटेन करने हैं। इवन कमीशन यहाँ तक क्या देखिए, अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक टैक्स रजिस्टर जो है इंस्टॉल करने हैं, आपको इंस्टॉल करने पड़ेंगे। और ये रिकॉर्ड रखने कहाँ पे हैं? जो आपका प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस होगा, बेसिकली जहाँ पे आप काम कर रहे होंगे वहाँ पे। अगर आपके मल्टीपल ब्रांचेस हैं तो हर ब्रांच के, या अगर आपकी नॉन बिजनेस इनकम है तो जहाँ पे बैठ के आप इनकम कमा रहे हैं, वहाँ पे सारे आपने क्या करने हैं, रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होंगे। तो जगह क्या है, लोकेशन क्या है? रिमेंबर, इनकम फ्रॉम बिजनेस के रिकॉर्ड्स कहाँ पे मेंटेन करने हैं? जहाँ पे सिंपल सी बात है, आप कारोबार कर रहे हैं, जहाँ पे अपनी बिजनेस एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, वहाँ सारे आपने रिकॉर्ड्स जो है मेंटेन करने हैं। जहाँ पे अपना प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस जो है मेंटेन करें। अगर आपके मल्टीपल ब्रांचेज है तो हर ब्रांच के रिकॉर्ड ब्रांचेस में भी और हेड ऑफिस में भी आपने क्या करने हैं, मेंटेन जो है करने हैं। अगर इसके अलावा आपके अदर सोर्स की इनकम है तो जो आपकी पर्सन की रेजिडेंस है, जहाँ पे रहायश पे पजीर हैं, वहाँ पे क्या करने हैं आपने अपने रिटर्न रिकॉर्ड्स जो हैं जमा करवाने, मेंटेन रखने हैं। इसके अलावा जो प्लेस बोर्ड स्पेसिफाई कर दे वहाँ पे क्या करने हैं, उस जगह पे आपने अपने रिकॉर्ड्स जो है वो मेंटेन करने हैं। अब ना ये कुछ कॉमन रिकॉर्ड्स हैं, सिर्फ ये याद कर लो, छोड़ दो भाई कि बिजनेस के टर्नओवर इतना हो, कम है, ज़्यादा है, आप उसमें ना कंफ्यूज रहोगे। कुछ कॉमन रिकॉर्ड्स हैं ये जो इस वक्त आपको नज़र आ रहे हैं स्क्रीन पे, बस ये याद कर लो। ये हर जगह चेप देना, ये हर जगह चेप दोगे, चल जाएंगे, मार्क्स जो हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो आपने आसान रहना है कि हर जगह पे इनको चेप दें, मिनिमम आपको मार्क्स मिल जाएंगे। सिंपल सी बात है भाई, आपके पास मंथली बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, कितना डिपॉजिट है, कितना विड्रॉल है, वो हर जगह चिप जाएगा। आप बेशक बिजनेस कर रहे हैं, आप अदर सोर्स में हैं, आप कैपिटल गेन में हैं, आप प्रॉपर्टी में हैं, बैंक स्टेटमेंट हर जगह आ जाएगी। बिजनेसेस में कैश बुक होने चाहिए, लेजर्स जो हैं वो होने चाहिए, सेल्स का रिकॉर्ड, सेल्स इनवॉइस हैं, फिर कैश मेमो, सेल्स रिटर्न, सारा ये चीज़ें होनी चाहिए। परचेज रिकॉर्ड में इनवॉइसेस हैं, वो सारा रिकॉर्ड होना चाहिए। इन्वेंट्री जो स्टॉक लेजर कार्ड है वो आपके पास होना चाहिए। पेरोल का रिकॉर्ड जो है वो आपने मेंटेन करना है, वाउचर्स वगैरह सारे ये आपके मेंटेन होने चाहिए। यार सिर्फ ये स्क्रीन सिर्फ पढ़ लो 2 से 3 दफ़ा, ये हर जगह चिपक जाएंगे। सेल्स टैक्स में भी आप इनको एज इट इज़
जेब दीजिएगा। जैसे अब यहाँ पे आप फिर डिटेल्स में आ जाएंगी, तो ये मैंने आपको ना जेनेरिक कर दिया कि ये हर जगह पे है। बाकी हर एक बिजनेस के यहाँ पे है कि भाई अगर एक बंदा सैलरीड है तो सैलरीड बंदे के पास कौन से रिकॉर्ड होने चाहिए, बैंक स्टेटमेंट, सैलरी सर्टिफिकेट और विद होल्डिंग सर्टिफिकेट जो है वो होना चाहिए। एक बंदे की इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, उसके पास टेनेंसी एग्रीमेंट होना चाहिए, एक्सपेंसेस का रिकॉर्ड होना चाहिए और बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए। एक बंदे के पास इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है, तो जिस राय से आ रही है वो, अगर डिविडेंड है तो डिविडेंड वारंट होना चाहिए, अगर मिला है प्रॉफिट ऑन डेट तो बैंक स्टेटमेंट जो है वो इसके पास होनी चाहिए। तो हर रेलिवेंट रिकॉर्ड, अगर प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ की है तो वो जो एग्रीमेंट होगा रजिस्ट्री का या स्टाम्प का, उसकी कॉपी आपके पास होनी चाहिए। शेयर्स डिस्पोज ऑफ की हैं तो जो शेयर्स का सर्टिफिकेट होगा विद होल्डिंग वो आपके पास होना चाहिए। अगर बिजनेस है तो सेल्स परचेज का रिकॉर्ड है, एक्सपेंसेस का रिकॉर्ड है, एसेट्स का, लाइबिलिटीज़ का, ये सारा कुछ होना चाहिए। तो वो सारी नीचे डिटेल है, जिस सारी डिटेल आ रही है कि भाई कैश मेमोज सारा कुछ जो है वो आपने मेंटेन करना है। तो यार ये इन डिटेल में इन डेप्थ में से बेहतर है कि यार ये कॉमन चीज़ें याद कर लो। उसके बाद एक दफ़ा बुक में टेबल बना है वो टेबल पर रीड आउट करके सिर्फ ये 8 चीज़ें याद रख लो। बाकी हर जगह हर चीज़ जो है वो आपकी चिपक जाएगी। और बुक में इसकी समरी भी गिवन है, समरी आपने लाजमी पढ़ लेनी है। विद डैट आपका चैप्टर जो है ये कंप्लीट होता है। आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं आपको बहुत तफसील में एक्सप्लेन करूं, एंड मैंने किया भी है हर एक चीज़ को, ताकि आपके लिए जो है वो आसानी पैदा हो जाए। तो समरी लाजमी पढ़िएगा और समरी से आप इसे कर सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट क्या है मैं फिर बता देता हूँ, ग्रेड असेसमेंट, प्रोविजन असेसमेंट, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट और अमेंडमेंट असेसमेंट, ये 4 आपके सुपर इम्पॉर्टेंट है। और सैप स्पेशल ऑडिट पैनल की कंपोजिशन और ऑडिट ओवरसाइट कमेटी की कंपोजिशन, उसके अलावा असेसमेंट ओवरसाइट कमेटी की कंपोजिशन, ये आपके लिए सुपर इम्पॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा, कोई मसला हुआ तो हमें लाजमी पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़।